नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आसन अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं शिवराज सिंह आसन अकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बेटा एम्स दिल्ली में जो 2 साल मैंने काम किया 2016-17 में, उसका अनुभव का आपका पूरा फायदा दिया जा रहा है। और एम्स में जिस लेवल की केयर होती है और जिस तरह से एमसीक्यू आते हैं, जिस तरह से राइट आंसर चूज करना, उन सभी विषय पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। आज अपन बेटा नोटसेट 2021 के प्रीवियस ईयर पेपर को डिस्कस करें, उसके पार्ट 3 में अपन नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, आप सभी की भारी मांग को देखते हुए आपका बेटा रेगुलर बैच अनाउंस हो रहा है। आपका जोधपुर राजस्थान में ऑनलाइन बैच होगा। ये बेटा आपका ऑफलाइन अभी 15 तारीख से शुरू करेंगे, तब तक अपन आपका वेरी इंपॉर्टेंट बेटा 22 अगस्त 2022 से आपका रेगुलर ऑनलाइन बैच शुरू हो रहा है। बेटा ये बैच जो है वो ऑनलाइन लाइव रहेगा और लाइव रहने के बाद क्लासें आपके ऐप में सेव हो जाएगी। और जो स्टूडेंट अभी जीएनएम सेकंड ईयर थर्ड ईयर में है, या जो बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में है, या पोस्ट बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में है, उन स्टूडेंट को 3 साल तक की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी बेटा। और फीस है मात्र 8,999 रुपए। इस टेस्ट में, इस क्रैश आपका रेगुलर बैच में क्या मिलेगा, तो आपको फ्री क्रैश कोर्स मिल जाएगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको कंप्लीट नोट्स की ईपीडीएफ मिल जाएगी, कंप्लीट सब्जेक्ट की 15,000 एमसीक्यू विद थ्योरी, कंप्लीट आपकी थ्योरी के साथ रेशनल आपका आंसर मिलेगा। वीडियो लाइव होंगे बेटा, और लाइव होने के बाद सेव हो जाएंगे। गवर्नमेंट सेलेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट जो एम्स में वर्किंग फैकल्टी है वो पढ़ाएगी आपको बेटा। क्लियर, ना कि कोई स्टूडेंट पढ़ाएगा, ये बात ध्यान रखना आप। क्लियर है। यहाँ पे बेटा ये जो बेच टारगेट करेगा नोटसेट एम्स 2022-23 को, राजस्थान सीएचओ को, राजस्थान स्टाफ नर्स को, ईएसआईसी को, यूपीपीएससी को, जीपीएसएसबी को, एएमसी, वीएमसी गुजरात को, गुजरात सीएचओ, आरआरबी, डीएसएसबी, पीजीआई चंडीगढ़, जीएमसी, जिपमर और निमांस। और ईएसआईसी की वैकेंसी आने वाली है, नोटिफिकेशन बहुत जल्दी आएगा बेटा। तो डेफिनेटली बेटा बैच ज्वाइन करने के लिए 8368066088 पे या 8686865368 पे कांटेक्ट करें, या हमारी वेबसाइट www.shivangi-nursing-academy.com पे विजिट करें। वहाँ पे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप पेमेंट करके ये कोर्स आप डायरेक्ट ऐप से परचेज कर सकते हैं, डायरेक्ट फोन पे करके या वेबसाइट विजिट करके आप पेमेंट कर सकते हैं बेटा। ये जो बैच रहेगा आपका, इसके अलावा नोटसेट स्पेशल आपका 30 डेज का स्पेशल क्रैश कोर्स चल रहा है बेटा, जिसकी वैलिडिटी 1 ईयर है बेटा। यहाँ रिकॉर्डेड प्लस लाइव दोनों तरह की क्लासें होगी आपके क्रैश कोर्स में। यूनिट वाइड टेस्ट सीरीज है, एमसीक्यू की पीडीएफ है, फ्री टेस्ट सीरीज आपको अवेलेबल है बेटा। सेम नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एड्रेस जो रहेगा 3rd फ्लोर धनलक्ष्मी टावर, आईडीबीआई बैंक नियर संचिति का थान, जोधपुर आपका एड्रेस है कोचिंग का बेटा। क्लियर है। ये बेस आपका 10 अगस्त से शुरू हुआ है और ये कंटिन्यू रनिंग में, जिसकी फीस है मात्र 2999 रुपये बेटा, मात्र 3,000 रुपये में अवेलेबल है। इसके अलावा शिवांगी नर्सिंग अकेडमी का ऑनलाइन बेस पूरे भारत में अवेलेबल है बेटा। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, मात्र 1 महीने की हॉस्टल फीस में आप घर बैठे अपना अध्यापन कर सकते हैं। और ऑफलाइन में जो क्लासेस होगी वही ऑनलाइन में लाइव होगी। और स्पेशल अनाउंसमेंट सेकंड ईयर थर्ड ईयर के बच्चे, पोस्ट बीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के बच्चे, या बीएससी नर्सिंग में जो रनिंग स्टूडेंट है सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के, उनके एकेडमिक ईयर के साथ साथ कंपटीशन की तैयारी हो जाएगी मात्र 8,999 रुपये में। तो आज ही एसएन अकेडमी का बेटा ऑनलाइन बैच ज्वाइन करें, 8368 वाले नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। ये एसएन अकेडमी की तरफ से कोर्सेज अवेलेबल है, जैसे ऑफलाइन कोर्स अवेलेबल है जिसमें नोट्स आपको फ्री मिलेंगे आपको बेटा। नोट्स विद रेगुलर ऑनलाइन बैच 11,999 अवेलेबल है। नोटसेट एम स्पेशल 2022-23 के लिए, जेमर स्टाफ नर्स पीएससी 2023 के लिए आपका नोटसेट एम 86 क्रैश कोर्स 2999 में, आल सीएचओ 2499 में, टेस्ट सीरीज 2499 में, और हैंड रिटर्न नोट्स बेटा 2499 प्लस कुरियर चार्ज एक्स्ट्रा रहेगा। तो ये हमारी तरफ से ऑफर आपको अवेलेबल है बेटा। ये ऑल इंडिया टॉपर्स है और हाल ही में गुजरात में सेलेक्टेड कुछ कैंडिडेट की आपकी पिक्स आपके सामने बेटा चलेगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, आराम से जवाब दीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। पहला क्वेश्चन, ये जो नोटसेट 2021 के अपन बेटा प्रीवियस ईयर पेपर को अपन डिस्कस कर रहे हैं, देखिएगा टॉपिक फिक्स है, उन्हीं टॉपिक से फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे भी भविष्य में इसी तरह का पेपर बनता है बेटा। चलिएगा यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पेशेंट रिटर्न फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी, एब्डोमिनल बाइंडर इज अप्लाइड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ एब्डोमिनल बाइंडर। मॉर्निंग और इवनिंग में सेम 2 तरह के क्वेश्चन आए हैं। तो बताइए एब्डोमिनल सर्जरी हुई हाल ही में, तो एब्डोमिनल बाइंडर क्यों आपको अप्लाई किया गया। पहला, प्रिवेंट द इंसिजन साइट फ्रॉम प्रेशर ड्यूरिंग कप एंड स्नीजिंग, स्टॉप द ब्लीडिंग, गिव द प्रेशर, या प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन। व्हाट इज द राइट आंसर। गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। यस बेटा, नोटसेट 2021 के अकॉर्डिंग राइट आंसर ए है। एब्डोमिनल बाइंडर जो लगाते हैं अपन यहाँ बेटा, ये इंसिजन साइड को बेटा प्रेशर से, जब आप कपिंग और स्नीजिंग करते हो तो एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज होता है बेटा। नॉर्मल एब्डोमिनल प्रेशर कितना होता है, तो ये होता है 5 to 13 mm ऑफ एचजी। आरिबास में 5 to 13 mm ऑफ एचजी आपका नॉर्मल एब्डोमिनल प्रेशर है। जब आप कपिंग और स्नीजिंग करोगे तो ये प्रेशर बढ़ेगा, जिससे जो आपकी सूचर साइड है या सर्जरी साइड है वो एक्सपल हो सकती है, एब्सरेट हो सकते हैं वुंड।
उसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एब्डोमिनल बाइंडर यूज करते हैं। तो बहुत बढ़िया जवाब सभी का, राइट आंसर जाएगा ए आपका। ये रहा बेटा आपकी, अगर इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछे तो ये जो इमेज है ये किसकी है, एब्डोमिनल बाइंडर की। और जिन लोगों की एब्डोमिनल सर्जरी हुई है उनकी कंटिन्यू क्या मेजर करते रहे बेटा, एब्डोमिनल गर्थ मेजर करते रहे। क्या मेजर करते रहे, एब्डोमिनल गर्थ। और एक हेल्थी ह्यूमन बीइंग की एब्डोमिनल गर्थ एवरेज होती है 65 टू 75 सेंटीमीटर के आसपास। अगर ये एब्डोमिनल गर्थ कंटिन्यू इंक्रीज हो रही तो नोटिफाई द फिजिशियन। इज इट क्लियर और नॉट बेटा, ये नॉर्मल है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्डोमिनल बाइंडर इज अप्लाइड आफ्टर सर्जरी, पर्पज ऑफ दिस बाइंडर स्वेलिंग द सर्जिकल साइड, सपोर्ट टू इंसिजन, प्रिवेंट एब्डोमिनल डिस्टेंशन, रिड्यूस द पोस्ट ऑपरेटिव पेन। तो यहाँ पे जो मेन पर्पज रहेगा यहाँ पे बेटा सपोर्ट द इंसिजन। एब्डोमिनल बाइंडर है वो इंसिजन साइड को क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। सेम क्वेश्चन है, मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में आएंगे। ये आपका एब्डोमिनल बाइंडर है। नॉर्मल पल्स रेट इन इन्फेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नोट सेट 2021 का, नॉर्मल पल्स रेट कितनी है न्यूबॉर्न में। तो न्यूबॉर्न में जो नॉर्मल पल्स रेट रहती है बेटा वो रहती है 120 टू 160 बीट पर मिनट, नॉर्मल पल्स रेट रहेगी। तो राइट आंसर आपका ए रहेगा। यहाँ पे कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो आते हैं इनको अपन बोलते हैं कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग क्वेश्चन। और ये कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग क्वेश्चन 200 में से लगभग अभी आते हैं 80 टू 100। अगर आप ढंग से इन इजी क्वेश्चन को भी आप सही करो ना बेटा, पर पढ़ने से पहले सारे ऑप्शन चेक करने आपको, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है बेटा। क्लियर है, देखिएगा नॉर्मल जो होती है वो 110 टू 160 बीट पर मिनट तक होती है बेटा आपकी, किसके अंदर, इन्फेंट में या न्यूबॉर्न के अंदर। अगर न्यूबॉर्न की बात करें तो बेटा, या इन्फेंट में भी यही रेट रहेगी बेटा। और एक ही वर्ड में पूछे तो 140 बीट पर मिनट तक रहेगी। कितनी रहेगी, 140 बीट पर मिनट तक आपकी क्या रहेगी, आपकी बेटा न्यूबॉर्न की पल्स रेट रहेगी बेटा, या इन्फेंट की रेट। क्लियर है। अरे बस में टेकीकार्डिया कब बोलोगे तो अलग अलग एज में अलग अलग रहेगा। देखना अगर न्यूबॉर्न है बेबी डियर, अगर न्यूबॉर्न है तो न्यूबॉर्न में टेकीकार्डिया कब कहेंगे, जब हार्ट रेट 200 बीट पर मिनट से ज्यादा हो बेटा। इन्फेंट की अगर बात करें एंड स्पेशली चिल्ड्रन की, या बेटर वर्ड रहेगा चिल्ड्रन के लिए, इन्फेंट और न्यूबॉर्न में 200 से ज्यादा रहेगा। चिल्ड्रन में 150 बीट पर मिनट से ज्यादा क्या कहलाएगा, टेकीकार्डिया। अडल्ट में कितने से ज्यादा, 100 बीट पर मिनट से ज्यादा क्या कहलाएगा, टेकीकार्डिया। तो अपनी उम्र में 100 बीट, और न्यूबॉर्न और इन्फेंट के अंदर 200 बीट से ज्यादा, और चिल्ड्रन में 150 बीट पर मिनट से ज्यादा क्या कहलाएगा बेटा, आपका टेकीकार्डिया कहलाएगा। और ब्रेडीकार्डिया कब कहेंगे आप, ब्रेडीकार्डिया अलग अलग एज ग्रुप में अलग अलग रहेगा। अगर मैं अडल्ट की बात करूं तो हार्ट रेट है वो लेस देन 60 बीट पर मिनट है, वो क्या कहलाएगी, ब्रेडीकार्डिया। गेट माय पॉइंट। अगर मैं बात करूं न्यूबॉर्न या इन्फेंट की, न्यूबॉर्न या इन्फेंट की मैं अगर बात करूं बेटा, तो यहाँ लेस देन 90 बीट पर मिनट क्या कहलाएगी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्पेशली बेटा इन्फेंट हटा दूं, मैं न्यूबॉर्न की बात करूंगा, इन्फेंट की अलग होगी। न्यूबॉर्न की 90 बीट पर मिनट से कम क्या कहलाएगी, आपका ब्रेडीकार्डिया कहलाएगी। और अगर आपसे कह ले कि इन्फेंट या चिल्ड्रन में, स्पेशली चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं बेटा, तो चिल्ड्रन में आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 70 बीट पर मिनट से कम है तो ब्रेडीकार्डिया कहलाएगी। और जब ये ब्रेडीकार्डिया वाली सिचुएशन है तो कौन सी ड्रग विदहोल्ड करनी, तो डिजोक्सिन क्या करनी है, विदहोल्ड। क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि न्यूबॉर्न को डिजोक्सिन चल रही है तो कितनी बीट से कम ब्रेडीकार्डिया कहलाएगा, तो न्यूबॉर्न में कितना, 90 से, चिल्ड्रन में 70 से, और अडल्ट में 60 से कम। अगर इन वैल्यू से कम है तो आपको डिजोक्सिन को क्या करना, विदहोल्ड करना, क्योंकि डिजोक्सिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है बेटा, आपका ब्रेडीकार्डिया। इज इट क्लियर और नॉट। तो ये आपका थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहां से आते हैं। नेक्स्ट, a patient with anterior medulla brain injury has deep irregular and hypoventilation apnea, which type of respiration, बताइए बच्चों। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को आराम से देखिएगा। एक यहां से क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में और बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। एक क्वेश्चन दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है वीडियो को लाइक और शेयर करें बच्चों। बाकी आप कुछ समझदार है, मेहनत का आप जरूर अप्रिशिएट करेंगे, मैं उम्मीद करता हूं आपसे। चलिएगा, yes beta, a patient with anterior medulla brain injury has deep irregular and hypoventilation apnea, which type of respiration, बताइए बच्चों। एंटीरियर मेडुला में आपकी ब्रेन इंजरी हुई है, मेडुला में, अरबास में, मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम, इट इज द पार्ट ऑफ ब्रेन स्टेम। किसका पार्ट है ये, ब्रेन स्टेम का। ब्रेन स्टेम में कौन कौन शामिल है, तो ब्रेन स्टेम के शामिल है बेटा मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये तीनों शामिल होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो अगर आपका एंटीरियर मेडुला ऑब्लोंगेटा में इंजरी हुई तो किस तरह का, बियोट्स, कोस्मोल, चेन स्ट्रोक या यूपनिया। तो यूपनिया तो क्या है बेटा, नॉर्मल रेस्पिरेशन है, नॉर्मल रेस्पिरेशन। यूपनिया तो होगा नहीं, ये ऑप्शन तो गया, एलिमिनेट मेथड यूज करेंगे बेटा। फिर अगर बात करें अपन चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन की,
चेन स्टॉक रेस्पिरेशन क्या होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चेन स्टॉक रेस्पिरेशन हमने पढ़ा था कि हाइपर एपनिया विद एपनिया, हाइपर एपनिया विद एपनिया क्या कराता है, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन। और ऐसा देखने को मिलता है बेटा मिड ब्रेन इंजरी में, सर्बल कोर्टेक्स इंजरी में, गेट माय पॉइंट। और हाइपर एपनिया होगा यहाँ पे एपनिया। और एपनिया क्या होता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एपनिया, एपनिया को अगर मैं डिफाइन करूं तो टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग, मैं सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग नहीं बोलूंगा, सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग इज द डेथ, यहां वर्ड जोड़ा जाएगा टेम्पररी सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग एटलीस्ट फॉर 20 to 30 सेकेंड। ये क्वेश्चन आ चुका बेटा कि आपका एपनिया मिनिमम कितने सेकंड तक होता था, 20 सेकंड तक विद रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया। साथ में क्या हो मरीज को जब एपनिया तो हार्ट रेट क्या हो जाए, कम, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेंगे। कंडीशन क्या कहलाती है, एपनिया। क्लियर, दिस इज द टेम्पररी सीजेशन नॉट परमानेंट सीजेशन। परमानेंट सीजेशन ऑफ ब्रीथिंग इज नोन एज डेड। क्लियर बच्चों। तो आपका बेटा ये मिड ब्रेन इंजरी में, सर्बुलर कोर्टेक्स इंजरी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, चेन स्टॉक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। कॉस्मोल रेस्पिरेशन, कॉस्मोल रेस्पिरेशन के बारे में एक चीज सुन लीजिएगा बेटा, रैपिड या जिसको अपन बोल सकते हैं फास्ट डीप बट कैसी ब्रीथिंग, रेगुलर ब्रीथिंग क्या कहलाती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। रैपिड, फास्ट और डीप रेगुलर ब्रीथिंग क्या कहलाती है, आपका कॉस्मोल रेस्पिरेशन। क्लियर, ये ध्यान रखना, रेगुलर होती है, इरेगुलर नहीं होती है, ध्यान रखना। और रैपिड और फास्ट होती है, इसमें इसकी वजह से मरीज क्या होगा, हाइपरवेंटिलेट होगा बेटा, इसकी वजह से मरीज क्या होगा, हाइपरवेंटिलेट। और ऐसा देखने को मिलता है बेटा डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, आर्यवास में बेटा, क्रोनिक रीनल फेलियर वाले केसेस में ऐसा देखने को मिलता है। कौन सा रेस्पिरेशन, आपका कॉस्मोल रेस्पिरेशन। इसके अलावा यूरेसीमिया में, सेप्सिस में, सैलिसिलेट में, मेथनॉल टॉक्सिसिटी में, एलडीआई टॉक्सिसिटी में और लैक्टिक एसिडोसिस के केस में भी ऐसा देखने को मिल सकता है बेटा। क्लियर बच्चों, सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी हो आपको बेटा, ऐसे केसेस में भी आपको ये देखने को मिल सकता है। यूरेसीमिया हो रहा है, सेप्टिसीमिया हो रहा है, तो भी आपको कॉस्मोल रेस्पिरेशन देखने को मिल सकते हैं। बियर्ड्स रेस्पिरेशन आपको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है हेड इंजरी के केस में और मेनिंजाइटिस के केस में। बियर्ड्स में क्या होता है, 3 रेगुलर रेस्पिरेशन, 3 बार रेगुलर रेस्पिरेशन आएगा विद नेक्स्ट 3 पोज, अगले 3 रेस्पिरेशन क्या होंगे, पोज। बियर्ड्स में क्या होगा, 3 बार सांसें रेगुलर आएगी और 3 बार सांसें क्या हो जाएगी, 3 बार जितना समय लगता है उतनी रेस्पिरेशन क्या हो जाएगा, पोज हो जाएगा। ऐसा रेस्पिरेशन बियर्ड्स रेस्पिरेशन कहलाता है। हेड इंजरी और मोस्टली मेनिंजाइटिस के केस में ऐसा देखने को मिलता है। कॉस्मोल रेस्पिरेशन के साथ और रैपिड, फास्ट और डीप बट रेगुलर रेस्पिरेशन क्या कहलाता है, कॉस्मोस। और कहीं पे भी एसिडोसिस और लाइक मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लाइक डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, आपका क्रोनिक रीनल फेलियर आपका, क्लियर, जहां पे एसिड बढ़ेगा, यूरेसीमिया हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया आपकी बॉडी में, क्लियर है, सैलिसिलेट टॉक्सिसिटी होगी, उन सभी केसेस के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। चेन स्टॉक रेस्पिरेशन एपनिया विद हाइपर एपनिया विद एपनिया कहलाता है आर्यवास में, जो किस केस में, मिड ब्रेन और सर्बुलर कोर्टेक्स इंजरी में देखने को मिलता है। तो ये आपके अलग अलग, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एंटीरियर मेडुला ब्रेन में इंजरी हुई है और डीप इरेगुलर एंड हाइपोवेंटिलेशन में जा रहा पेशेंट और फिर एपनिया हो रहा, तो किस तरह का रेस्पिरेशन होता है, इस तरह का रेस्पिरेशन क्या कहलाता है बेटा, बियर्ड्स रेस्पिरेशन। क्या कहलाता है, बियर्ड्स। इसके अंदर 3 रेस्पिरेशन तो रेगुलर और 3 क्या होंगे, पोज। यानी एंट्री इंजरी हो रही है, यानी आपका ब्रेन इंजरी हो रही है आपकी बेटा, हेड इंजरी हो रही है, तो डीप इरेगुलर एंड हाइपोवेंटिलेशन एपनिया होगा, 3 बार तक सांसें चलेगी और 3 बार सांसें क्या हो जाएगी, बंद। इस तरह के क्लासेस क्या कहलाती है बेटा, अरे इस तरह की सांसें क्या कहलाती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कहलाती है बेटा, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बियर्ड्स रेस्पिरेशन कहलाती है। ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया बेटे सतीश, ए इज करेक्टली राइट आंसर। हियर सी इज नॉट राइट आंसर। चेन स्टॉक में क्या होता है बेटा, हाइपरएपनिया विद एपनिया। यहाँ पे हाइपरएपनिया नहीं हो रहा है, हाइपोवेंटिलेशन हो रहा है। वेंटिलेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है बेटा, जबकि यहाँ पे आपका चेन स्टॉक के अंदर हाइपरएपनिया होगा पहले, आर्यवास में हाइपोवेंटिलेशन नहीं होगा, हाइपरवेंटिलेशन होगा। इसलिए राइट आंसर क्या जाएगा, ए। क्वेश्चन को समझे, क्या पूछना चाह रहा है, ये एम्स का पैटर्न है बेटा। आप सीएचओ की या एनएचएम की तैयारी नहीं करें, आप नॉट एम्स का पेपर दे रहे हैं, आपको स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए सैलरी मिलेगी, तो ऐसे नहीं मिलेगी। यस, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लो बर्थ वेट बेबी डिस्क्राइब व्हाइल वेट लेस देन। एलबीडब्ल्यूज कब कहोगे आप, जब वेट कितने से कम हो, 2250 से कम, 2750 से कम, 2500 कम या 3000 ग्राम से कम। जल्दी कमेंट कीजिएगा, यस जल्दी कीजिएगा। यस बेटा, राइट आंसर सी जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्फिडेंस इंक्रीजिंग। नॉर्मल जो न्यूबॉर्न वेट है बेटा, नॉर्मल जो न्यूबॉर्न वेट होता है वो होता है 2.5 से लेके 3.9 kg। एक ही वर्ड में पूछे तो 2.9 kg यानी 2900 ग्राम का आपका न्यूबॉर्न होता है बेटा। क्लियर है बच्चों। फिर स्टार्टिंग के वेयर डियर वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्टिंग के 10 डेज तक क्या होता है,
वेट क्या होता है, लॉस होता है। वाई स्टार्टिंग के सेकंड वीक तक या 1.5 सप्ताह तक आपका वेट लॉस होता है। कितना आपका बेटा 10% वेट लॉस आता है, और उसका मेन कारण है इमेच्योर किडनी। कैसी किडनी, इमेच्योर किडनी। फिर ये जो बचा हुआ वेट है वो विदिन 1 वीक में वापस रिगेन होता है, और फिर स्टार्टिंग के 6 मंथ्स तक जो वेट गेन होता है वो कितना होता है, 20 से 25 ग्राम पर डे, और नेक्स्ट 6 मंथ तक यानी 6 से 12 मंथ तक ये वेट गेन होता है आपका 10 से 15 ग्राम पर डे। इस हिसाब से 5 to 6 मंथ में न्यूबॉर्न का, एक ही वर्ड में पूछे तो 5 मंथ में न्यूबॉर्न का वेट क्या हो जाता है, डबल, और 1 ईयर में कितना हो जाता है, ट्रिपल। ये दोनों ध्यान रखना बेटा, क्लियर है। और अगर वजन 2.5 किलो से कम है, 2500 ग्राम से कम है, तो बेटा लो बर्थ वेट कहलाता बेटा, क्लियर बेटा। अब ये भी 3 तरह का होता है, एलबीडब्ल्यूज भी 3 तरह का होता है बेटा। एक तो होता है लो बर्थ वेट बेबीज जिसका वजन 2.5 kg यानी 2500 ग्राम से कम हो। एक होता है वेरी लो बर्थ वेट बेबीज जिनका वजन कितना 1.5 kg यानी 1500 ग्राम से कम हो। और एक होता है एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज जिनका वजन कितना 1 किलो से कम हो बेटा, यानी 1000 ग्राम से कम हो। अगर एलबीडब्ल्यूज है तो लेवल फर्स्ट केयर करेंगे, ये क्वेश्चन आ चुका है, यानी रूटीन केयर करेंगे अपन। वीएलबीडब्ल्यू है तो लेवल सेकंड का मतलब ऑक्सीजन वगैरह दें आप, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करें। और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है तो टर्सरी लेवल केयर करेंगे बेटा, टर्सरी लेवल या लेवल 3rd केयर करेंगे। और 3rd केयर किस तरह की होगी, एनआईसीयू केयर। ये एम्स में क्वेश्चन आ चुका है कि बेबी एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी है तो किस तरह की केयर की जाएगी। तो एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी के केस में आपको बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको एनआईसीयू, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट, एनआईसीयू केयर करनी पड़ेगी आपको डियर। कोई डाउट है बच्चों, लो वेरी क्लियर बच्चों। तो लो बर्थ वेट बेबी और वेरी लो बर्थ वेट बेबी और एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबी 3 तरह का आपका वेट लॉस हो सकता है, क्लियर बच्चों। और अगर ये वजन कितने से ज्यादा 3.9 kg से ज्यादा हो तो ऐसे बेबी क्या कहलाते हैं, मैक्रोसोमनिया। क्या कहलाते हैं, मैक्रोसोमनिया। और मोस्टली किस केस में, डायबिटीज में। और डायबिटीज वाले न्यूबॉर्न को क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया होगा, क्लियर बेटा। हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया रहेगा। ये भी एम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि कैल्शियम किसके कंधे पे बैठ के घूमता है, ग्लूकोज के पे। ग्लूकोज कम होगा तो कैल्शियम भी कम होगा। और मैक्रोसोमनिक बेबी है, डायबिटिक मदर का बेबी है, तो उसको क्यों होगा आपका हाइपोग्लाइसीमिया, क्योंकि बेबी का वेट ज्यादा है और प्लेसेंटा कट गई है और इंसुलिन उसी दर से बन रहा है, इसलिए फाइनली बेबी को क्या होगा, माँ भली डायबिटिक है लेकिन न्यूबॉर्न बेबी को क्या रहेगा, हाइपोग्लाइसीमिया। तो ये मोटे मोटे क्वेश्चन ध्यान रखना। और लेवल 3rd केयर किसमें जरूरत है, ईएलबीडब्ल्यूज में, जिनका वजन 1 kg से 1000 ग्राम से कम हो बेटा। थैंक यू बेटा। आसान है तो सिलेक्शन है डेफिनेटली, तो राइट आंसर सी जाएगा बेटा आपका। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन बाय देखिएगा, एलबीडब्ल्यूज लो बर्थ वेट बेबीज जिनका वजन 2500 ग्राम से क्या है, कम है बेटा। दूसरा होता है वेरी वीएलबीडब्ल्यू 1500 ग्राम से कम, और एक्सट्रीमली जिनका 1000 ग्राम से कम हो वजन, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू असिस्ट सीवियर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन एज ए नर्सिंग ऑफिसर इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट। कोई मरीज इमरजेंसी में एडमिट है आरीबास में और किसी पर्सन को क्या हुआ, सीवियर डिहाइड्रेशन हुआ बेटा। स्पेशली यहाँ पे पर्सन कौन है, चिल्ड्रन। बेकायदा क्वेश्चन में दिया, अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया तो एमएसएन है, और एमएसएन अडल्ट के अकॉर्डिंग है बेटा। तो सीवियर डिहाइड्रेशन है बेटा चिल्ड्रन में, तो बताओ आप कैसे करोगे, डिलेड रिबाउंडिंग, डीपली संकन आई, अल्टर्ड मेंटल स्ट्रेटेजी या इंक्रीज थ्रस्ट, बताइए। यस, बहुत बढ़िया डियर, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, दिल गदगद कर देता है आपके जवाब सुन के, दिल गदगद हो जाता है बच्चों। यस, व्हाट यू असिस्ट सीवियर डिहाइड्रेशन इन चिल्ड्रन। हमारे पास में डिहाइड्रेशन की बात करें बेटा, तो डिहाइड्रेशन का जो अर्ली सिम्टम होता है वो होता है बेटा थ्रस्ट। अर्ली सिम्टम पूछे तो थ्रस्ट। क्लासिकल साइन सिम्टम, मैं एडल्ट की बात कर रहा हूं, क्लासिकल साइन सिम्टम पूछे तो लॉस ऑफ स्किन टर्गर, स्किन टर्गर का लॉस होना बेटा, क्लियर बेटा। और अगर अडल्ट है तो कहाँ की स्किन देखोगे, तो अडल्ट में कहाँ की स्किन देखते हैं, स्टर्नम की स्किन से पता लगाते हैं। और अगर चिल्ड्रन है तो उनमें अपन बेटा एब्डोमेन स्किन से पता लगाते हैं। एब्डोमेन की स्किन को अपन खींच के देखते हैं, अगर स्किन क्विकली जा रही है इसका मतलब नॉर्मल आपकी टर्गर है, और स्किन स्लोली जा रही है तो इसका मतलब कंप्लीटली लॉस ऑफ स्किन टर्गर हो गया बेटा। और अगर न्यूबॉर्न है या इन्फेंट है तो उनमें डिहाइड्रेशन का कंफर्मेटिव साइन क्या होगा आपका, वो रहेगा बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, डिप्रेस्ड फोंटानल, डिप्रेस्ड एंटीरियर फोंटानल। आरीबास में आपका डिप्रेस्ड एंटीरियर फोंटानल रहेगा बेटा, क्लियर है। और अगर आपसे पूछे कि लेट साइन सिम्टम क्या है आपका डिहाइड्रेशन का, तो ओलिगोयूरिया रहेगा, क्लियर बच्चों। इसके अलावा आपका वासरमैन लाइक हैंड एंड फीट ब्रेडिकार्डिया रहेगा, वीक एंड 30 पल्स रहेगी, हाइपोटेंशन रहेगा,
ड्राई माउथ, ड्राई टंग रहेंगे, आपको ऐसे सिम्टम देखने को मिलेंगे, वेट लॉस होगा और ब्लड की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। क्लियर बच्चों? यहाँ अगर आप बात करोगे तो आपकी पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी क्या मिलेगी? बढ़ी हुई। ध्यान रखना, अगर डिहाइड्रेशन को आप थेराप्यूटिकली असिस्ट करना चाहते हो ब्लड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा, किसके द्वारा? ब्लड इन्वेस्टिगेशन के द्वारा डिहाइड्रेशन को देखना चाहते हो तो आपको हेमेटोक्राइट वैल्यू या पीसीवी क्या मिलेगी? बढ़ी हुई मिलेगी। ध्यान रखना, क्योंकि पानी लॉस हो रहा है पर आरबीसी तुलनात्मक रूप से लॉस नहीं हो रही, तो तुलनात्मक रूप से आरबीसी बढ़ जाएगी, पीसीवी बढ़ी हुई मिलेगी। किस केस में? डिहाइड्रेशन में। एक क्वेश्चन बन सकता है कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है सीवर डायरेक्शन की? तो पीसीवी, पैक्ड सेल वॉल्यूम पीसीवी आपको बढ़ी हुई मिलेगी डियर। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? वेरी इंपॉर्टेंट, असिस्ट कर सीवर डायरेक्शन हो रहा है तो इमरजेंसी में आप क्या देखोगे? तो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, इसके अलावा संकन आई और क्या देखने को मिलेगा? तो यहाँ बेटर आंसर जाएगा डीपली संकन आई। क्या जाएगा? डीपली संकन। अल्टर्ड मेंटल स्टेटस इज द अर्ली साइन सिम्टम इन केस ऑफ इंक्रीज आईसीपी इन अडल्ट। और इंक्रीज थ्रस्ट की अगर बात करें तो ये लेट सिम्टम है, आपका कंफर्मेटिव नहीं है, तो मोस्टली क्या जाएगा? डीपली संकन आई। इज द बी इज द राइट आंसर। यस यस डियर, बी इज द बेस्ट आंसर। जितने भी जिन्होंने आंसर दिए वो सब गलत है बेटा। अरे क्या कर रहे हो? नो स्टेट आने वाला, अभी भी इतनी गलतियां कर रहे हो। देखिएगा बेटा, इसी तरह की रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करें बेटा, आज ही 8,999 रुपए में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीट्यूबुलर मेडिकेशन इज द साइड इफेक्ट ऑफ पिंक ऑरेंज कलर यूरिन? किस एटीटी का साइड इफेक्ट पिंक ऑरेंज कलर यूरिन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन है बच्चों। यस, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस, ट्यूबरक्लोसिस की बात चल रही है बेटा। ट्यूबरक्लोसिस में कौन सी वैक्सीन? तो ट्यूबरक्लोसिस के बचाव के लिए अपन कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं? बीसीजी। कौन सी वैक्सीन? बेसिलाई कालमेटिक ग्यूरिन, ये वैज्ञानिक के नाम है। बीसीजी वैक्सीन यूज करते हैं बेटा। अरे बात, बीसीजी जो माइकोबैक्टीरियम बोविस से, किससे? माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम के बैक्टीरिया से ऑब्टेन की जाती है बेटा। और ये कैसी वैक्सीन है? तो लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। अटेन्यूएटेड का मतलब वैक्सीन लाइव है, बट जो आपका पैथोजन है वो किस फॉर्म में है बेटा? वीक फॉर्म में। किस फॉर्म में है? तो ये लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है। कौन सी? आपकी बीसीजी बेटा। और इसको डाइल्यूट किस में करते हैं? तो नॉर्मल सलाइन में, नॉर्मल सलाइन पे। और ये फर्स्ट वैक्सीन होती है जो किसको लगाई जाती है? न्यूबॉर्न को। फर्स्ट वैक्सीन इंस्टीट्यूट न्यूबॉर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, डिलीवरी होने के विद इन 8 आवर्स के अंदर अपन लगा सकते हैं बीसीजी को बेटा, बेसिलाई कालमेटिक। और उसको नॉर्मल सलाइन में करना है, बिकॉज डिस्टिल जो वाटर है ये क्या करता है? इरिटेशन करता है लोकल साइड में। फर्स्ट वैक्सीन है बेटा। अरे बात बीसीजी 8 बार जो इसकी डोज रहेगी, एक ही डोज लगती है इसकी 0.05 ml। सुन लेना, 0.05 बोल रहा हूँ 8 बार। अगर गलती से तुमने यहाँ नहीं दी तो 1 मंथ लेटर देंगे अपन, और यहाँ डोज रहेगी 0.1 ml बेटा। डोज कितनी रहेगी? 0.1 ml। क्लियर है? तो 8 बार कितना है? 0.05 ml। 1 मंथ पे कितना? 0.1 ml। अजर क्लियर हो नॉट बेटा? हमारे पास में बीसीजी लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन बेटा डिस्कवर आपका बेटा। क्लियर है? इसको जो स्टोर करते हैं वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं, और आफ्टर डायल्यूशन वेरी इंपॉर्टेंट 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं। और बीसीजी को डायल्यूट करने के विद इन 4 आवर्स के अंदर अंदर यूज ले लेना, वरना खराब हो जाएगी बीसीजी। बीसीजी जो है बेसिलाई कालमेटिक ग्यूरिन बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द पार्ट ऑफ नेशनल मेजर शेड्यूल, एनआईएस का पार्ट है 1985 के अकॉर्डिंग, नेशनल मेजर शेड्यूल के अकॉर्डिंग, एल्मेटेक डिक्लेरेशन। हमारे पास 1978 के बाद ये आपका भारत के अंदर भी बेटा क्या आया था? आपका वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। क्लियर बच्चों? तो वैक्सीनेशन की शुरुआत में बीसीजी आपको फ्री दी जाती है। और बीसीजी जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी टीबी से रोकती है? मेनिंजियल टीबी से। कौन सी टीबी से? 80% मेनिंजियल टीबी से। और 40% रोकती है बेटा लेप्रोसी से। क्लियर है? इसके अलावा कोविड से भी जिन देशों में बीसीजी वैक्सीन यूज ली जाती है कंसल्टेड रूप से, उन देशों में बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उन देशों में वेरी 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 इंपॉर्टेंट कोविड से भी बचाव देखा गया। किससे? आपका बीसीजी वैक्सीन से। इसके अलावा ये बीसीजी वैक्सीन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा पल्मोनरी टीबी से 0% बचाती है। सबसे ज्यादा टीबी कौन सी होती है? पल्मोनरी टीबी। पल्मोनरी टीबी से कोई बरात नहीं होती है, और इससे 15 साल तक, 15 ईयर तक प्रोटेक्शन देती है बीसीजी। अरे पास में। और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, कैसी इम्यूनिटी देती है? आर्टिफिशियली अपन क्या देते हैं? वैक्सीन देते हैं, और उसके खिलाफ बॉडी एक्टिवली क्या बनाती है? इम्यूनिटी बनाती है। तो किस तरह की है ये? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी देती है। मेनिंजियल टीबी से सबसे ज्यादा बचाती है, लेप्रोसी से बचाती है, कोविड से बचाती है, पल्मोनरी आपका टीबी से 0% बचाती है, बिल्कुल नहीं बचाती। इसके अलावा ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज होती है, ब्लैडर कैंसर में। और इसके वजह से स्कार जो बनता है वो 6 से 8 वीक के बाद बनता है। क्लियर बच्चों? यस। एम्स की पोस्ट जल्द डिक्लेयर होगी बेटा, डोंट वरी। यस,
आपका बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ब्लैडर कैंसर में आपका इरिगेशन के लिए के तौर पे यूज ली जाती है, ब्लैडर कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज ली जाती है। क्लियर, और 15 साल तक प्रोटेक्शन देती है कौन सी बीसीजी वैक्सीन आपका। और डाइल्यूशन करने के बाद 4 घंटे के अंदर यूज कर लेना, और आफ्टर डाइल्यूशन 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड स्टोर करना है। बिफोर कितने पे करते हैं, फ्रीज ड्राई 0 डिग्री पे, बीसीजी और किसको, मीजल्स को। पर मीजल्स को आपको डिस्टिल वाटर में डाइल्यूट करना है, इसको किस में करते हैं, एनएस में। क्लियर बच्चों, थैंक यू सो मच प्रीति। यस बेटा सब पॉसिबल है, लेकिन 2-3 साल लग जाते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, कोई डाउट है बच्चों, यहां तक किसी को डाउट हो तो कमेंट कर दो आपके किसके बारे में, बीसीजी का, बस लाइक कालमेटिक यूरिन। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, अब कह रहा है कि कौन सी एटीटी आपका बेटा, आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिंकिश ऑरेंज कलर करती है, तो आप अच्छे से जानते हो कौन सी वेरी इंपॉर्टेंट। साइट आंसर जाएगा रिफाम्पिन, जिसको अपन रिफाम्पसिन बोलते हैं। रिफाम्पसिन इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। यस यस डियर, चलें आगे। थैंक यू अनिल। तो यहां पे रिफाम्पसिन आपकी किससे बचाती है, आपका बीसीजी से बताती है बेटा। सॉरी, रिफाम्पसिन का साइड इफेक्ट क्या है, आपका ऑरेंज कलर का यूरिन करती है। तो अब अपन बात करते हैं एटीटी कौन सी है। देखिएगा रिफाम्पसिन क्या क्या करती है, तो हेपेटोक्सिक है, ब्रीथलेसनेस करती है, क्यूटिनेस फ्लशिंग या प्रोराइटिस प्रोड्यूस कर सकती है, एब्नॉर्मल नोजा वोमिटिंग कर सकती है, फ्लू लाइक सिम्टम ला सकती है बॉडी में, अर्थरैल्जिया और मलाइज प्रोड्यूस कर सकती है, और रेड स्टेनिंग ऑफ द यूरिन एंड अदर बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड और यूरिन का कलर, अगर कोई मरीज रिफाम्पसिन ले रहा है तो उसको कहना है कि आपके सिक्रेशन का, यूरिन का, स्टूल का कलर कैसा आ सकता है, ऑरेंज। बड़ा पेशेंट यूरिन कलेक्ट करके ले आएगा कि देखो मेरा ब्लड आ रहा है, क्लियर, तो पहले ही समझा के रखना उसको। थैंक यू बेटा कांता। नेक्स्ट देखिएगा, अब बात करते हैं एटीटी के बारे में। 101%, जिसको अपन एकीटी बोलते हैं, एंटी कोच ट्रीटमेंट, या जिसको अपन बोलते हैं एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। मेडिकल मैनेजमेंट की बात करें अपन, सबसे पहले अपन प्रोफाइलैक्सिस के लिए बीसीजी देते हैं जन्म पे ही। अगर जन्म पे नहीं दी तो 1 महीने पे दे, 2 डोज की जरूरत नहीं, केवल डोज एक ही जाएगी बीसीजी की। अगर आपने बर्थ पे 0.05 ml दे दी आपको, क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं, इंट्राडर्मल रूट से आपने दे दी तो। अगर आप नहीं दे पाए इंट्राडर्मल रूट से आरिवास में, तो उस स्थिति में बेटा बीसीजी जो वैक्सीन है वो 1 मंथ बाद दे सकते हो, वहां डोज 0.1 ml रहेगी। अगर क्लियर और नोट। आप देखिएगा क्वेश्चन, जो आपका एंटी ट्यूबुलर ट्रीटमेंट या एंटी ट्यूबुलर है, इसके अंदर सबसे पहले ड्रग होती है बेटा आपकी 3 जनरेशन की ड्रग है बेटा आरिवास में। देखिएगा पहली ड्रग होती है फर्स्ट जनरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए डिटेल में पढ़ा रहा हूं, कम से कम 3 नंबर की गारंटी लेता हूं इस टॉपिक से, टीबी से, जहां नोट सेट में क्वेश्चन आते हैं। फिर आती है सेकेंड जनरेशन, और फिर आती है बेटा थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा आइसोनियाजिड, क्लियर बच्चों, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एस से। दूसरे नंबर पे रिफाम्पिसिन, जिसको अपन डिपोट करते हैं आर से। तीसरे नंबर पे पायरिजेनेमाइड, जिसको डेढ़ से डिनोट करते हैं। इथाम्बुटोल, जिसको ई से डिनोट करते हैं, और एक होती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, एस से। तो ये तो होगी आइसोनियाजिड, रिफाम्पिसिन, पायरिजेनेमाइड, इथाम्बुटोल और स्ट्रेप्टोमाइसिन। सेकेंड जनरेशन की अगर बात करें बेटा तो वेरी इंपॉर्टेंट जेंटामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, आरिवास में अमीकासिन, क्लियर है। और बताइए कौन कौन सी, जेंटामाइसिन, कैप्रियोमाइसिन, अमीकासिन, जल्दी कमेंट करते जाइए सेकंड जनरेशन में। थैंक यू बेटा। सेकंड जनरेशन की मेडिसिन और कौन कौन सी है, यस साइक्लोसेरिन, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके। पैरा अमाइनो सैलिसिलेट, यस। और बताइए थायोएसीटोन, ये सब किस कैटेगरी की है, सेकंड जनरेशन की बेटा। अगर थर्ड जनरेशन की, या जिसको अपन थर्ड जनरेशन ना बोल के आजकल बोलते हैं न्यूअर ड्रग्स, कौन सी ड्रग्स, न्यूअर एटीटी, जिनके अंदर बेटा सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लियर है, आपका इरिथ्रोमाइसिन, अजिथ्रोमाइसिन, ये जो न्यूअर कैटेगरी के ड्रग कहलाती है किस केस में, एटीटी के केस में बेटा। अगर क्लियर और नोट, एटीटी में न्यूअर, क्लियर है। इसके अलावा एक और आती है रिफाब्यूटिन, ऑफ्लोक्सासिन, सिप्रोफ्लोक्सासिन, क्लियर बच्चों, ये आपकी अलग अलग ड्रग आती है। अब अपन एक एक के बारे में जानेंगे, यहां से थोड़ी थोड़ी पढ़ाने वाला हूं आपको क्योंकि क्वेश्चन कंफर्म आएगा। सबसे पहले बात करते हैं आइसोनियाजिड की, किसकी बेटा, आइसोनियाजिड की, क्लियर बच्चों।
ये जो होती है 300 mg ओरली दी जाती है, किस रूट से? ओरली बेटा। एंड दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन केस ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टीबी। टीबी के केस में चाहे मदर हो चाहे बेबी हो, आपका बेटा ड्रग ऑफ चॉइस है। और प्रेगनेंसी में सेफ है। अगर मदर प्रेग्नेंट है और उसको टीबी है तो अपन 14 वीक ऑफ गेस्टेशन से अपन एटीटी स्टार्ट कर सकते हैं मदर को। क्लियर? तो प्रेगनेंसी में सेफ है कौन सी? आइसोनियाजिड। क्लियर? ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर? टीबी के अंदर बेटा। क्लियर? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करती है? तो ये बैक्टीरियोसाइडल है, यानी बैक्टीरिया को किल करती है। बैक्टीरियोसाइडल है, ओरली रूट से दी जाती है आपका बेटा। ये जो बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लिन जो बेसिलाई है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लिन जो बेसिलाई है, उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन में, किसमें? सेल मेम्ब्रेन में जो माइकोनिक एसिड है उसके सिंथेसिस को क्या करती है? कम करती है, डिक्रीज करती है। क्लियर है? इसके अलावा ये बेटा डिक्रीज विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन को क्या करती है? ये बॉडी में कम करती है, जीआईटी में इंटरफेयर करती है, इसलिए सेल मेम्ब्रेन पे नहीं बनती। क्योंकि विटामिन B6 बहुत सारे बैक्टीरिया की माइकोनिक एसिड बनाने में, बहुत सारे बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट घटक होता है, उसको बनने नहीं देती है। थैंक यू सुनील। तो यहाँ पे विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, यहाँ पे पायरिडॉक्सिन जो है उसके लेवल को कम करती है। कौन? आपकी आइसोनियाजिड। क्लियर है? साइड इफेक्ट की अगर बात करें तो ये बेटा इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है, वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी होगी। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होगा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्यों? क्योंकि ये ड्रग बेटा इंटरफेयर विद विटामिन B6 एब्जॉर्प्शन इन जीआईटी। ओरली लेते हैं तो स्टोमक में जाती है और स्टोमक और इंटेस्टाइन में जाके विटामिन B6 के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती है। इसलिए पर्सन में किसकी कमी होती है? विटामिन B6 की। इसलिए इसका साइड इफेक्ट क्या? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी है तो अर्ली सिम्टम क्या आएगा? नंबनेस। क्लियर है? फिर इसके मैनेजमेंट में अपन क्या देते हैं? विटामिन B6 50 mg अल्टरनेट डे पे लगाते हैं अपन बेटा। क्लियर है? अब मान लो किसी को आइसोनियाजिड की टॉक्सिसिटी हो रही तो एंटीडोट क्या हो गया? विटामिन B6 यानी पायरिडॉक्सिन। ये थोड़ा ध्यान रखना। अगर आइसोनियाजिड की टॉक्सिसिटी हो रही है तो एंटीडोट क्या हो गया? विटामिन B6। क्यों? क्योंकि आइसोनियाजिड क्या करती है? विटामिन B6 को जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होने देती है। तो फिर अपन किस रूट से? IM रूट से अपन क्या लगाएंगे बेटा? विटामिन B6 के इंजेक्शन। ओरली नहीं देंगे यहाँ पे। क्लियर है? विटामिन B6 50 mg आपका अल्टरनेट डे पे लगाएंगे। क्लियर बच्चों? यस। इसके अलावा ये ड्रग फोटोफोबिया कर सकती है। आपको पता कि ये गायनेकोमेस्टिया कर सकती है, डिस्ट्रो ड्रग है। गायनेकोमेस्टिया का मतलब फीमेल की तरह मेल में बेस्ड टिश्यू। क्लियर? फोटोटॉक्सिसिटी कर सकती है, फोटोफोबिया प्रोड्यूस कर सकती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस करती है। अरे कौन सा? ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस करती है बेटा। हीमोसैडरोसिस एनीमिया करती है, यानी आयरन को क्या करती है? बॉडी में कम, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है बेटा। इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये क्या करती है? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया प्रोड्यूस करती है। और ल्यूकोपिनिया, WBC के काउंट को भी ब्लड में क्या करती है? कम करती है। कौन? आइसोनियाजिड। तो ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, ट्रांजिएंट मेमोरी लॉस करती है, हेमोसाइटोसिस एनीमिया करती है, गायनेकोमेस्टिक ड्रग है, फोटोफोबिया करती है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया करती है और हेपेटोटॉक्सिक तो है ही है ये। साथ में हेपेटोटॉक्सिक है कौन सी? आइसोनियाजिड। 300 mg ड्रग ऑफ चॉइस है किस केस में? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किस केस में? आपका वेरी 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 इंपॉर्टेंट, किस केस में? आपका ट्यूबरक्लोसिस के केस में। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये सेफ है। को डाउट है डियर? यस। हेपेटोटॉक्सिक है तो जॉन्डिस प्रोड्यूस करेगी, हम एग्री बेटा रिम्बा। क्लियर है? तो आइसोनियाजिड की बात होगी। दूसरे नंबर पे आती है रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन क्लियर बेटा, जिसको अपन R से डिनोट करते हैं। इसकी जो डोज होता है 450 mg ओरली जाती है, ये भी ओरली दी जाती है रिफाम्पिसिन। क्लियर बेटा? ये DNA डिपेंडेंट RNA सिंथेसिस को क्या करती है? डिक्रीज करती है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो DNA डिपेंडेंट RNA सिंथेसिस को क्या करती है? डिक्रीज करती है। इज इट क्लियर और नॉट? कौन? रिफाम्पिसिन 450 mg ओरली अपन देते हैं। DNA डिपेंडेंट RNA सिंथेसिस को क्या करती है? डिक्रीज करती है। कौन? रिफाम्पिसिन। क्लियर है? सबसे इफेक्टिव या सबसे पावरफुल एटीटी कौन सी है बेटा? तो आपकी वेरी इंपॉर्टेंट रिफाम्पिसिन सबसे इफेक्टिव बेटा। क्लियर बच्चों? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सबसे इफेक्टिव। मैक्सिमम रीनल डैमेज करने वाली, किडनी फेलियर के मरीजों में स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। मैक्सिमम रीनल डैमेज करने वाली एटीटी कौन सी है? तो आपकी बेटा कौन सी? क्लियर है? आरी बात में सेफ इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में एकदम क्या है? ये सेफ है बेटा, सबसे सेफेस्ट मानी जाती है प्रेगनेंसी में। कौन सी? रिफाम्पिसिन बेटा। क्लियर है? मैक्सिमम रीनल डैमेज करने वाली एटीटी यही है। इफेक्टिव या पावरफुल एटीटी भी यही है।
लेप्रोसी में भी सबसे ज्यादा यूजेबल एटीटी कौन सी है? तो लेप्रोसिस में भी यूजेबल एटीटी कौन सी है? हैंसन डिजीज में, जिसको अपन ने बताया था कि माइकोबैक्टीरियम लेप्री पॉजिटिव एजेंट होता है, जो कि एसिड पास बेसिलाई है, जिसकी आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्री और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस दोनों एसिड पास बेसिलाई है। रोल सिंह स्ट्रॉन्गेट एटीटी यही है बेटा, यही तो बता रहा हूं बेटा। रिपम्पासिन, यस बेटा, मोहन सिंह हर साल आते हैं, यस बेटा। इसके अलावा ये रिपम्पासिन क्या करती है बेटा? डिक्रीज एक्शन या इंटरफेयर विद ओसीपी, सो डज नॉट गिवन विद ओसीपी। अब ओसीपी को बंद करना है, इसको बंद नहीं करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओसीपी किसे? क्लियर है? तो अगर कोई मदर है वो अगर प्रेग्नेंट है आरिवास में और वो रिपम्पासिन ले रही है, प्रेगनेंसी में सेफ है, तो उसको आपको बेटा क्लियर है, वो प्रेगनेंसी से बचना चाहती है, माफी चाहता हूं, वो अगर प्रेगनेंसी से अवॉइड करना चाहती है, प्रेग्नेंट है तब तो ओसीपी क्यों लेगी भाई? गलत बात है ना। कोई फीमेल है और जिसको ट्यूबरकुलोसिस है, सेक्सुअली एक्टिव है और वो प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करना चाहती है, तो वो क्या ले बेटा? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साथ रिपम्पासिन नहीं ले, क्योंकि रिपम्पासिन क्या करती है? ओसीपी के एक्शन को क्या करती है? कम। ओसीपी का एक्शन कम होगा तो कभी भी फर्टिलिटी हो सकती है। तो फिर ऐसी मदर के लिए कोई बोरियर मेथड या आपका इंट्राउटेरन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस वगैरह यूज करेंगे। तो कौन सी एटीटी ओसीपी के साथ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो कौन सी? रिपम्पासिन। और सबसे इफेक्टिव एटीटी है बेटा आरिबास में। इसका साइड इफेक्ट अगर देखें तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट पूछे तो ये हेपेटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है बेटा। सबसे ज्यादा ये किसको डैमेज करती है? लिवर को। मैक्सिमम हेपेटोटॉक्सिक ड्रग कौन सी है? अरे कौन सी है डियर? मैक्सिमम हेपेटोटॉक्सिक ड्रग, थैंक यू सतेंद्र जी। मैक्सिमम हेपेटोटॉक्सिक जो ड्रग है वो रहेगी कौन सी? रिपम्पासिन। गेट माय पॉइंट। इसके अलावा वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये जो रिपम्पासिन है ये बॉडी सिक्रेशन को कैसे करती है? आपको रेड ऑरेंज कर देती है, लाइक यूरिन, स्टूल, स्लाइवा, सीमेन के सिक्रेशन को रेड ऑरेंज कलर में कन्वर्ट कर सकती है। और यही अपन ने पढ़ा था बेटा। अरे कोई डाउट है बच्चों? छोटी छोटी बातें और सलेक्शन, यहां तक कोई डाउट है भाई? चले आगे। क्लियर बच्चों? और ध्यान रखना मैक्सिमम रीनल डैमेज यही करती है कौन सी? इसलिए रीनल फेलियर वाले के मरीजों को नहीं देते। इसके अलावा इसका साइड इफेक्ट में क्यूटेनियस सिंड्रोम, जिसमें बॉडी में रसेस वगैरह हो जाते हैं। क्लियर बच्चों? ये थोड़ा मोटा मोटा ध्यान रखना किसका? रिपम्पासिन का। इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये। क्लियर बच्चों? यहां तक बिल्कुल क्लियर है आपको? नेक्स्ट बढ़े आगे। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे आती है कौन सी? पायरिजिनेमाइड। पायरिजिनेमाइड क्लियर बेटा? जिसको अपन डिनोट करते हैं जेड से। अरे किससे डिनोट करते हैं? जेड से। पायरिजिनेमाइड। पायरिजिनेमाइड जो जिसको अपन डिनोट से जेड करते हैं बेटा। क्लियर है? और यहां से भी बहुत क्वेश्चन आता है बेटा। इसकी जो ओरली दी जाती है भी 1500 mg पर डे, 1500 mg पर डे दी जाती है आपका बेटा। वीक है, सबसे वीक एटीटी यही मानी जाती है। गेट माय पॉइंट? आरिवास में पायरिजिनेमाइड। और ये भी कैसी है? बैक्टीरियोसाइडल है। सभी बैक्टीरियोसाइडल है जो अभी तक मैंने पढ़ाई है। क्लियर बच्चों? साइड इफेक्ट में क्या कर सकती है? हेपेटोटॉक्सिक तो करेगी। हेपेटोटॉक्सिक तो है ये। साथ में बेटा इंक्रीज सीरम यूरिक एसिड लेवल। यूरिक एसिड के लेवल को क्या करती है? बढ़ाती है। इसलिए जिन लोगों को क्या है? गाउट है, उन लोगों में ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। और गाउट के अंदर बेटा दो तरह का होता है गाउट, एक एक्यूट और एक क्रोनिक। एक्यूट गाउट में पेन होता है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहती है? इंडोमेथासिन। और क्रोनिक गाउट में ड्रग ऑफ चॉइस रहता है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बताइए, एलोपिरिनोल। अगर एलोपिरिनोल नहीं दे रखा है तो सेकंड ऑप्शन जाएगा कोल्चिसिन। फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? एलोपिरिनोल। अगर ये नहीं दे रखा तो कोल्चिसिन जाएगा। और कोल्चिसिन का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है? डायरिया। एक क्वेश्चन आ चुके हैं एमसीक्यू में सारे के सारे। तो पायरिजिनेमाइड गाउट में क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। इसके अलावा हेपेटोटॉक्सिक है और थोड़ी बहुत फीवर और रसेस भी प्रोड्यूस कर सकती है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। चले आगे। यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं, दिल गदगद कर देने लायक आपके, मजा आ जाना चाहिए आपका बेटा। आपके जवाब इतने बेहतरीन होने चाहिए कि आंखों में रोशनी आ जाए सुनते ही, और मेरा भी पढ़ाने का मन डबल हो जाए बेटा। आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट देखिएगा, तीसरे नंबर पे अपन कौन सी? तीसरे नंबर पे ओटीटी कौन सी बेटा? यस, क्लियर बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कौन सी? इथाम्बुटोल। नेक्स्ट एटीटी कौन सी? यहां पे देखिएगा, यहां पे अपन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट एटीटी है इथाम्बुटोल।
इथाम्बुटोल। और इथाम्बुटोल भी बेटा ओरली यूज करते हैं अपन, इसको ई से डिनोट करते हैं। ये एकमात्र ऐसी एंटिटी जो बैक्टीरियोस्टैटिक है। पहली बात तो ध्यान रखना, ये कैसी एंटिटी है? बैक्टीरियोस्टैटिक। ये क्वेश्चन भी कई पास पूछ चुका है। एकमात्र एंटिटी जो बैक्टीरियोस्टैटिक है वो कौन सी? इथाम्बुटोल। क्लियर? और इसका साइड इफेक्ट अगर पूछा जाए तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इथाम्बुटोल जो है वो बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन रेड कलर ब्लाइंडनेस करती है बेटा। यानी ये बेटा कलर ब्लाइंडनेस के साथ साथ ऑप्टिक नर्व को क्या करती है? डैमेज। और ऑप्टिक नर्व डैमेज हो रही है तो क्या हो सकता है? ब्लाइंडनेस। तो अगर कोई मरीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इथाम्बुटोल ले रहा है और उसको ब्लड विजन है, धुंधला दिख रहा है या विजन में प्रॉब्लम है, तो इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन। इस स्थिति में किसको? इमीडिएटली नोटिफाई द फिजिशियन। अगर क्लियर नॉट? इथाम्बुटोल बेटा ग्रीन रेड कलर ब्लाइंडनेस करती है इथाम्बुटोल, ये याद रखना बेटा, बैक्टीरियोस्टैटिक है बेटा। और तुरंत डॉक्टर को बताइए अगर आपका ऑप्टिक न्यूराइटिस वगैरह हो रहा था। ऑप्टिक नर्व डैमेज करती है यानी ऑप्टिक न्यूराइटिस प्रोड्यूस करती है आरे पास में, तो इस केस में तुरंत इन्फॉर्म द फिजिशियन। ग्रीन रेड कलर के ब्लाइंडनेस कर सकती है बेटा कौन? आपकी इथाम्बुटोल। इज इट क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है? इसके अलावा ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी कर सकती है। इसका साइड इफेक्ट और क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। इसका हेपेटोटॉक्सिक भी है बेटा। क्लियर बच्चों? और ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेप इन रीनल फेलियर। कोई मरीज किसका है? रीनल फेलियर का। तो कौन सी एटीटी सेप है? तो इथाम्बुटोल। और सबसे डेंजर कौन सी है? रिफाम्पिसिन, रीनल फेलियर वाला। यस बेटा। और ये एटीटी बेटा चाइल्ड में क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। यस, वाई? बिकॉज ऑप्टिक न्यूराइटिस करती है ये, को डाउट है, इसलिए बच्चों में क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। यस, आगे बढ़ जाएं, चले आगे। और लास्ट कैटेगरी है बेटा आपकी कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1200 mg का इंजेक्शन आता है और इसको आईएम देते हैं। तो पहला क्वेश्चन, एकमात्र एटीटी जो आईएम रूट से दी जाती है वो कौन सी है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। एकमात्र एटीटी जो आईएम रूट से दी जाती है वो कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन बेटा। क्लियर है? और स्ट्रेप्टोमाइसिन का साइड इफेक्ट ये क्या करती है बेटा? एट्थ क्रेनियल नर्व जो कौन सी है? वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को डैमेज करती है। और वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को डैमेज करने की वजह से ये प्रेगनेंसी में क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो कौन सी एंटिटी स्ट्रिक्टली प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है? तो कौन सी? आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन बेटा। क्लियर? एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है ये वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व को, इसलिए प्रेगनेंसी में क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। और एकमात्र एंटिटी जो आईएम रूट से दी जाती है वो कौन सी? स्ट्रेप्टोमाइसिन। छोटी छोटी बातें और संरक्षण, डेफनेस प्रोड्यूस कर सकती है। यस, ऑटोटॉक्सिक एटिडिटी है। क्लियर बच्चों? इसके अलावा ध्यान रखना स्ट्रेप्टोमाइसिन नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है। अरे कैसी होती है बालको? नेफ्रोटॉक्सिक भी होती है, भूल मत जाना। कौन सी एटिडिटी नेफ्रोटॉक्सिक है? किडनी को भी डैमेज करती है, इसलिए रीनल फेलियर वालों को नहीं देना अपने। नेक्स्ट, थायोएसीटोन, नाम सुना है? थायोएसीटोन एटीटी है, कौन सी जनरेशन की? सेकंड जनरेशन की एटीटी है बेटा। ये कैसी होती है बेटा? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, नेफ्रोटॉक्सिक होती है और वीक एटीटी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक एटीटी, नेफ्रोटॉक्सिक है। ये भी कौन सी? थायोएसीटोन। क्लियर है? नेफ्रोटॉक्सिक होती है थायोएसीटोन भी, और वीक एटीटी है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। थैंक यू बेटा, यहां तक को डाउट है? क्लियर बच्चों? इसके अलावा ये ऑटोटॉक्सिक भी होती है, कौन? थायोएसीटोन, ऑटोटॉक्सिसिटी भी प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, अमिकासिन, नाम सुना है? अमिकासिन जो आपकी सेकंड जनरेशन में है, अमिकासिन भी बेटा नेफ्रोटॉक्सिक होती है, ध्यान रखना। नेफ्रोटॉक्सिक एज वेल एज ऑटोटॉक्सिक दोनों होती है। और एक किस कैटेगरी की है? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। एंड अमिकासिन इज द प्रोफाइलेक्सिस ऑफ चॉइस। ये एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। इन केस ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट निमोनिया, निमोनिया में प्रोफाइलेक्सिस ऑफ चॉइस कौन सी रहती? तो अमिकासिन। कोड़ा और ड्रग ऑफ चॉइस पेनिसिलिन को मानते हैं अपन। क्लियर बच्चों? यस, प्रोफाइलेक्सिस आ रही बात में। यहां तक कोई भी एटीटी का रिलेटेड क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट करें बेटा। नेक्स्ट, सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, टॉपिक फिक्स है बेटा, वहीं से बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपको। यस, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बिल्कुल जवाब में कोई भी कंजूसी नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बच्चों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें बच्चों। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो बिल्कुल भी कोताही नहीं बरते, बेईमानी नहीं करें मेरे साथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर फॉर सर्वाइकल कैंसर? सर्वाइकल कैंसर
अच्छा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेकंड मोस्ट कैंसर इन वुमन। वुमन में सबसे ज्यादा सेकंड मोस्ट कैंसर कौन सा होता है बेटा? सर्वाइकल कैंसर। और सर्वाइकल कैंसर का मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर जो रहता है वो ह्यूमन पेप्लोमा वायरस होता है, एचपीवी वायरस, जो कि कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस इज द मोस्ट रिस्क फैक्टर फॉर। अब ह्यूमन पेप्लोमा वायरस में बेटा कौन सा होता है? 5, 16, 18, 15, 53, 52, 38 अलग अलग तरह का होता है, 58 अलग अलग तरह का। तो सबसे ज्यादा करता है 16 और 18। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस इज द मेन रिस्क फैक्टर ऑफ सर्वाइकल, इज द सेकंड मोस्ट कैंसर इन द वर्ल्ड। इसके अलावा अर्ली एज में सेक्सुअल इंटरकोर्स, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, आरिवास में। इसके अलावा ओसीपी का यूज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज भी क्या कर सकता है बेटा आपका? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आपका क्या कर सकता है बेटा आपका? इसके अलावा न्यूलिपेरा वुमन। तो राइट आंसर जो वो डी जाएगा बेटा। राइट क्वेश्चन को पढ़े बेवकूफो, ये जो एचपीवी आंसर देने वाले हैं वो गलत है बेटा। आलो बबो, जिन जो ह्यूमन पेप्लोमा वायरस पर रिस्क फैक्टर की बात कर रहा है, मेन पॉजिटिव एजेंट की बात नहीं कर रहा है। और वैसे भी सर्वाइकल कैंसर का मेन पॉजिटिव एजेंट अननोन है। रिस्क फैक्टर में सबसे ज्यादा कौन है? 95% कौन है? एचपीवी। इसके अलावा 5% योगदान ओसीपी का होता है। न्यूलिपेरा वुमन भी जिम्मेदार रहती है। तो राइट आंसर क्या जाएगा? डी, आलो पबो। डी इज द बेस्ट आंसर। देखो ये कितना इजी क्वेश्चन है, हर बार यहां से क्वेश्चन आता फिर भी गलती कर रहे हो, इसलिए चारों ऑप्शन को पढ़ना है। जो मदर ओसीपी ले रही है उन मदर्स को बेटा, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल लेने वाली मदर्स को क्या हो सकता है बेटा? सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, नॉर्मल है बेटा। क्लियर बच्चों? तो ओसीपी, अर्ली सेक्सुअल इंटरकोर्स, आपका न्यूलिपेरा वुमन, क्लियर, मल्टीपल सेक्स पार्टनर, आरिवास में, ये सभी क्या कारण है आपका? वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर बेटा। अर्ली साइन सिम्टम क्या सर्वाइकल कैंसर का? तो बेटा पेनलेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग। वैसे ऑलमोस्ट अर्ली सिम्टम अननोन है बेटा, कोई अर्ली सिम्टम नहीं होता, ध्यान रखना। लेकिन फिर भी पूछे आपका तो पेनलेस पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स या पोस्ट वॉइडिंग ब्लीडिंग, सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद या टॉयलेट करने के बाद हल्की सी क्या होगी? ब्लीडिंग आएगी बेटा। क्लियर है? इसके अलावा फाउल स्मेलिंग सीरोसो सैंग्वाइनस डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे फ्रॉम वेजाइना। वेजाइना के थ्रू बेटा फाउल स्मेलिंग सेरोसो सैंग्वाइनस आपको डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे। पेनलेस पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। फाउल स्मेलिंग आपको सेरोसो सैंग्वाइनस वेजाइनल डिस्चार्ज देखने को मिलेंगे। इसके अलावा वेट क्या होगा उसका? लॉस। अरे वेट क्या होगा? लॉस होगा। मदर को फटीग और क्या रहेगी? वीकनेस रहेगी बेटा। क्लियर है? इसके अलावा पेल्विक, लोअर एब्डोमेन और बैक पेन आपको देखने को मिलेंगे बेटा। किस केस में? सर्वाइकल कैंसर के केस में पेनलेस पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग होगी बेटा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा, आपका स्क्रीनिंग जो टेस्ट रहेगा वो रहेगा पेप्समियर। और पेप्समियर बेटा आफ्टर 18 ईयर के बाद एवरी ईयर कराए। और इसके अंदर क्या यूज करते हैं? वुड स्पेचुला या एरी स्पेचुला यूज करते हैं। और कंफर्म जो डायग्नोसिस है वो सर्वाइकल बायोप्सी, और इसके लिए पंच बायोप्सी यूज करते हैं बेटा। सर्वाइकल बायोप्सी में कंफर्म डायग्नोसिस देखने को मिलेगी। क्लियर है? और सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा कौन से जीन में? तो आपके ट्रांजिशनल जोन में होता है बेटा। सॉरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांजिशनल नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। अगर आपसे पूछे कि सर्वाइकल कैंसर सबसे ज्यादा किस जोन में, तो ट्रांसफॉर्मेशन जोन। ट्रांसफॉर्मेशन जोन क्या होता है देखिएगा बेटा, ये इंटरनल ओस और ये एक्सटर्नल ओस है। ये एक्सटर्नल ओस है, तो इसके बीच में ये जो जोन है इंटरनल और एक्सटर्नल ओस के बीच में जो कौन सी बेटा, जहां पे स्क्वाइमोकोलिमिनार जंक्शन है, जहां पे स्क्वामल सेल और कोलमुलार सेल आपस में मिल रही है, उस स्क्वाइमोकोलिमिनार जंक्शन को क्या बोलते हैं अपन? स्क्वाइमोकोलिमिनार जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं अपन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसफॉर्मेशन जोन। और वहीं पे सबसे ज्यादा क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर होता है इंडिया में, सेकंड लीडिंग बेटा। इसके मैनेजमेंट के लिए कोई फर्दर मैनेजमेंट नहीं है। ह्यूमन पेप्लोमा वायरस है जो कि herpes की फैमिली है, तो एसाइक्लोविर वगैरह यूज करते हैं अपन इसका, बाकी सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है बेटा। इसके प्रिवेंशन के लिए बेटा एक वैक्सीन यूज करते हैं बेटा, जिसका नाम है एचपीवी वैक्सीन। और ये एक बार नोट सेट में क्वेश्चन आ चुका है। एचपीवी वैक्सीन का दूसरा नाम होता है गार्डासिल। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दूसरा नाम क्या रहता है एचपीवी वैक्सीन का? गार्डासिल। ना ना बेटा, ये गलत जवाब है। सर्वाइकल कैंसर की रिस्क को बढ़ाती है ओसीपी, ध्यान रखना इस बात को। यस यस डियर। और न्यूलीपेरा में ज्यादा चांस है क्योंकि मोस्टली 18 से 25 साल पे होता है, इसलिए ऑल ऑफ अबोव आंसर जाएगा। क्वेश्चन को समझे आप? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ऑल ऑफ अबोव है और सिंपल क्वेश्चन है, घुमा के नहीं पूछा है। यहां पे मेन रिस्क फैक्टर नहीं पूछा, व्हाट इज द रिस्क फैक्टर, क्या क्या है, तो सारे आएंगे ना। चले आगे, कौन सी वैक्सीन? तो गार्डासिल वैक्सीन यूज करते हैं। गार्डासिल
गार्डासिल इज द ब्रांड नाम, जिसको सर्विवैक्स नाम से भी आती है, सर्विवैक्स नाम से भी आती है गार्डासिल बेटा, क्लियर है। और ये गार्डासिल एचपीवी जो वायरस है मेनली 16 और 18 और 15 से बचाती है, क्लियर बच्चों। इसके अलावा ओरोफेरिंजियल कैंसर से बचाती है, एचपीवी इंड्यूस ओरोफेरिंजियल कैंसर से। मेल में किस किस कैंसर से बचाती है मुझे ये बता दो आप, बाकी सब बाढ़ में जाए। वैसे सबसे ज्यादा ये एचपीवी वैक्सीन किससे बचाती है, आपका एचपीवी वैक्सीन इंड्यूस सॉरी एचपीवी वायरस इंड्यूस ओरोफेरिंजियल कैंसर से सबसे ज्यादा किससे बचाती है गार्डासिल, एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इंड्यूस्ड ओरोफेरिंजियल कैंसर से सबसे ज्यादा बचाती है। फिर उसके बाद रेक्टल कैंसर से बचाती है, ब्रेस्ट कैंसर से भी बचाती है, सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, एनाल कैंसर से बचाती है आपका, क्लियर, पेनाल कैंसर से बचाती है। बताओ मेल में किस किस कैंसर से बचाती है, यस ओसीपी ओवेरियन कैंसर के रिस्क को कम करती है, आई एम एग्री बेटा, यस इसोफेजियल टेस्टिकुलर प्रोस्टेट और कोलन कैंसर, नहीं गलत जवाब बेटा। ये सबसे ज्यादा मेल में बचाती है बेटा पेनाल कैंसर और रेक्टल कैंसर से, पेनाल कैंसर और रेक्टल कैंसर की रिस्क को कम करती है कौन, गार्डासिल। अरे बात में मेल में सबसे ज्यादा रेक्टल और पेनाल कैंसर से बचाती है, फीमेल में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर से, इसके अलावा एचपीवी इंड्यूस ओरोफेरिंजियल कैंसर से, रेक्टल कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर की रिस्क को भी कम करती है थोड़ा बहुत। कौन आपकी एचपीवी वैक्सीन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन बेटा, सर्वाइकल आपका गार्डासिल आपकी, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट दिस इज द प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट ऑफ द किसका बेटा, प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन किस केस में, सर्वाइकल कैंसर में, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, यहां तक को डाउट है बच्चों, सर्वाइकल कैंसर की बात हुई और ये अपन ने थोड़ा सा जाना। सर्वाइकल कैंसर के लिए कौन सा रिबन यूज करते हैं बताओ, सर्वाइकल कैंसर के अवेयरनेस के लिए रिबन कौन सा यूज करते हैं, पेरिनियल एंड रेक्टल कैंसर बेटा, पेनाल एंड रेक्टल कैंसर या पेरिनियल एंड रेक्टल कैंसर दोनों एक ही बात है। रमेश राजपुरोहित आप भी बता दो बेटा, यहां तक को डाउट है। नेक्स्ट सर्वाइकल, स्मोकिंग, एचबी इन्फेक्शन, वीक इम्यून सिस्टम, फैमिली हिस्ट्री, लॉन्ग यूज ऑफ देखो बर्थ कंट्रोल पिल्स, हैवी मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर, ये सभी क्या सर्वाइकल कैंसर की रिस्क है बेटा। यहां तक को डाउट है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जल्दी जवाब दीजिएगा, चलिएगा। बताओ रेक्टल कैंसर का, मेरा क्वेश्चन ये है कि रेक्टल जो कैंसर है उसका ट्यूमर मार्कर कौन है और मेन रिस्क फैक्टर क्या है, और कौन सी ड्रग आपकी रेक्टल कैंसर के रिस्क को बढ़ाती है, और कौन सी डिजीज सबसे ज्यादा रेक्टल कैंसर के लिए जिम्मेदार रहती है। यस पूरे 400 हो जाने चाहिए बेटा, लाइव 500 होने चाहिए, बिल्कुल 408 हो गए। अब धीरे धीरे मौसम बन रहा है, मजा आएगा आपको पढ़ने का। मेरा इंजन स्टार्ट हो चुका, लास्ट के 10-15 दिन जो पढ़ाता हूं वो पढ़ लेना, कोई माई का ला लिया कोई माई के ला ली, एग्जामिनर उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछ पाएगा, ये मेरी गारंटी है। यस आप भी बता दीजिए बेटा एचपीवी का रूट, आपके लिए क्वेश्चन है एचपीवी का रूट क्या रहेगा, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का रूट क्या रहेगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस बेटा रेक्टल कैंसर का आपका जो ट्यूमर मार्कर होता है वो CEA होता बेटा, कार्सिनोजेनिक एम्ब्रियोनिक एंटीजन। और ध्यान रखना स्मोकिंग और एस्प्रिन बेटा डिक्रीज द रिस्क ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट रेक्टल कैंसर। एस्प्रिन, अगर कोई पर्सन लंबे समय तक एस्प्रिन खा रहा है या स्मोकिंग करता है उन लोगों में रेक्टल कैंसर की रिस्क कम रहती है। रेक्टल कैंसर इज द थर्ड लीडिंग कैंसर इन मेल इन इंडिया। इंडिया में मेल में थर्ड लीडिंग कैंसर कौन सा होता है, रेक्टल कैंसर ही होता है बेटा, क्लियर है। और रेक्टल कैंसर का मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है, लो फाइबर डाइट एंड हाई फैट डाइट। लो फाइबर और हाई फैट डाइट रहेगा तो कंटिन्यू कॉन्स्टिपेशन रहेगा, रेक्टल कैंसर। इसके अलावा जिन लोगों को इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज है लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है बेटा, अल्सरेटिव कोलाइटिस है जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस सल्फासालाजिन होती है, क्लियर है, जिसके अंदर डायरिया देखने को मिलता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस में। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस इज आल्सो ए रिस्क फैक्टर ऑफ रेक्टल कैंसर। और रेक्टल कैंसर होगा तो बेटा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और कैकेक्सिया होगा। कैंसर कैकेक्सिया का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, रेक्टम में कैंसर होगा तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, सीवियर वेट लॉस,
सीवियर वेट लॉस, कैकेक्सिया वाली कंडीशन होगी रेक्टल कैंसर में और किसके अंदर, एचआईवी में, दोनों में, ह्यूमन इम्यूनोवायरस एड्स के इन्फेक्शन में। लो फाइबर डाइट और हाई फैट डाइट बेटा, स्मोकिंग और एस्पिरिन रिस्क कम रहता है। बताओ एंटी स्मोकिंग ड्रग कौन सी है, बताइए आपका बेटा, बुप्रेनोर्फिन। बुप्रेनोर्फिन इज एंटी स्मोकिंग ड्रग, ध्यान रखना बेटा। 2 mg की टेबलेट आती है बेटा बुप्रेनोर्फिन, क्लियर है। तो यहां पे ध्यान रखना बेटा, रेक्टल कैंसर से सी कार्सिनोजन एम्ब्रियोनिक एंटीजन आपका बेटा इज अ ट्यूमर मार्कर। स्मोकिंग और एस्पिरिन प्रिवेंट करती है। लो फाइबर डाइट और हाई फैट इंटेक में कारण रहता है, नहीं तो थर्ड लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर इन द मेल। आईबीडी ये लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस और आपका क्रोन्स डिजीज दोनों आती है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस जिसमें ड्रग ऑफ चॉइस सल्फासालाजिन या सेलासल्फाजिन है, वो भी रिस्क फैक्टर है किसका, आपका 2% चांस है किसके, रेक्टल कैंसर होने के। और पेशेंट को बेटा वेरी इंपॉर्टेंट कैकेक्सिया और सीवियर वेट लॉस और ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। क्वेश्चन है कि विच ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हाइपरटेंसिव पेशेंट, हाइपरटेंशन वाले मरीजों में तो कौन सी बेटा, ओसीपी। लेबिटालोल दे सकते हैं अपन, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल दे सकते हैं, लेवोनकोस्ट्रोल। लेकिन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि इसमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन आते हैं और एस्ट्रोजन प्रोडक्शन क्या करते हैं बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये हाइपरटेंशन प्रोड्यूस करते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना। यस एक्सपी बेटा आईएम देते हैं डेल्टोइड में, 0.5 ml डेल्टोइड में आईएम देते हैं 18 साल के आसपास एज में। यस यहां तक को डाउट है, बिल्कुल एग्री हूं मैं आपसे। बहुत ही बढ़िया, मजा आ रहा बेटा, आज काफी दिनों बाद समय बंदा है यहाँ पे पढ़ने का। बस आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। 2 मिनट में चाय ले लेता हूं बेटा, चाय का ब्रेक, फिर अपन कंटिन्यू करते हैं। यस 1 मिनट का टी ब्रेक है, आप भी टी ले लीजिए। 1 मिनट का टी ब्रेक है, सिर्फ 1 मिनट का, फिर कंटिन्यू करते हैं धमाकेदार तरीके से। यस नेक्स्ट बात करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, ओसीपीज की। हाइपरटेंशन में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, सर्वाइकल कैंसर में और ब्रेस्ट कैंसर में क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, बिकॉज इसको तीनों बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि ओसीपी किस में है, तो ओवेरियन कैंसर से प्रिवेंट करती बेटा, और ओवेरियन कैंसर का ट्यूमर मार्कर CA-125 होता है। कोई डाउट है, चले आगे, अब क्लियर है। नेक्स्ट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, जैसे एस्ट्रोजन पिल, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। बताओ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सी पिल होती है, तो प्रोजेस्टेरोन पिल होती है बेटा, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल, क्लियर है, जिसके अंदर आती है अनवांटेड 72 वगैरह। इसके अंदर क्या होता है बेटा, अनवांटेड 75 mg क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है बेटा। और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्टिविटी के विद इन 72 आवर्स में 2 डोज ली जाती है, और दोनों डोज के बीच में आपका बेटा 12 आवर का अपार्ट अंतर होना चाहिए। इज इट क्लियर और नॉट? यस। तो एस्ट्रोजन पिल आती है बेटा, या प्रोजेस्टेरोन की पिल आती है, कंबाइंड पिल आती है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो कंबाइंड आती है मोस्टली। स्टार्ट कब करते हैं बेटा, तो टोटल जो टेबलेट आती है वो 28 आती है बेटा। टोटल टेबलेट कितनी, 28। उसमें से 7 टेबलेट किसकी होती है, आयरन की, जिनका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का, भूरे कलर की होती है। तो ये आता बेटा कि ओसीपी के अंदर जो ब्राउन कलर की टेबलेट है वो कौन सी होती है, आयरन की टेबलेट होती है। अगर क्लियर और नॉट? अरे कोई डाउट है? टोटल टेबलेट कितनी होती है, 28 दे। कब स्टार्ट करते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ओसीपी स्टार्ट कब करते हैं, तो ओसीपी शुरू करते हैं बेटा 5th डे ऑफ एमसी। एमसी का कौन सा दिन, 5वें दिन। जब ब्रीडिंग स्टार्ट हो गई 1 तारीख को मानो, तो 1, 2, 3 और 4 को नहीं लेना, 5 तारीख से, यानी हर एमसी के 5वें दिन आपको क्या देना है। अरे कोई डाउट है? हर एमसी के 5वें दिन वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्या यूज करना आपको, एमसीपी आपको यूज करना, ओसीपी यूज करना है। क्लियर बच्चों? यस, कोई डाउट है? नेक्स्ट देखिएगा, 5th डे ऑफ एमसी बेटा, क्लियर है। और इसको कंटिन्यू करना, और लास्ट के जब आप 21 दिन तक दोलोगे, फिर उसके बाद में किसकी टेबलेट यूज करनी है, आयरन की। तो आयरन की टेबलेट मान लो 5वें दिन से शुरू करी, मान लीजिएगा 1 तारीख को एमसी आई। एमसी कब आई बेटा, एमसी आई बेटा मान लीजिएगा 1 अगस्त को, मान लीजिएगा 1 अगस्त को, तो आप 5 अगस्त को क्या शुरू करोगे, ओसीपी शुरू करोगे, और 21 दिन तक कंटिन्यू दोगे। 26 तारीख से क्या यूज करोगे, आयरन की टेबलेट। 26, 27, 28, 1, 2, 3, 4, तो कंटिन्यू टेबलेट चलेगी, एक भी दिन बंद रहेगी। आयरन की टेबलेट बेटा जो ब्राउन कलर की होती है। क्लियर बच्चों? अगर एक टेबलेट मिस हो गई तो नेक्स्ट डे क्या ले ले बेटा, 2 टेबलेट ले ले आप। क्लियर है? और अगर 2 टेबलेट कंटिन्यू मिक्स हो गई, इज इट क्लियर और नॉट बेटा? कितनी टेबलेट, 2 टेबलेट मिस हो गई तो आप ट्रिपल डोज ले, प्लस 1 वीक तक आप क्या बेटा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
आप कॉन्ट्रसेप्टिव लाइक बैरियर मेथड वगैरह यूज करें बेटा। और ये ओसीपी जो होता है ना बेटा, ओसीपी वो न्यूली मैरिड कपल के लिए सबसे बढ़िया मानी जाती है। न्यूली मैरिड कपल के लिए सबसे बढ़िया कॉन्ट्रसेप्टिव कौन सा आता है? ओसीपी है बेटा। क्लियर है? हालांकि लैक्टेटिंग में क्या है, लैक्टेटिंग मदर में क्या है, ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, क्योंकि लैक्टेटिंग मदर में अपन बेस्ट क्या यूज करते हैं? आईयूसीडीज। हालांकि लैक्टेटिंग मदर में बेस्ट मेथड रहता है लैक्टेशन एमेनोरिया, कि जब तक मां क्या करेगी, ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी लैक्टेटिंग मदर, तब तक उसमें क्या नहीं होगी? प्रेगनेंसी। यहाँ पे रूल ऑफ 3 फॉलो होता है। प्रेग्नेंट लेडी है तो लैक्टेटिंग मदर तो 3 मंथ तक आपको यूज नहीं करना है, और नॉन लैक्टेटिंग है तो आपको क्या 3 वीक तक यूज नहीं करना है। लैक्टेटिंग को 3 मंथ तक और नॉन लैक्टेटिंग को 3 वीक तक ओसीपी की जरूरत नहीं है, सॉरी कोई भी कॉन्ट्रसेप्टिव की जरूरत नहीं है, पर उनमें बेस्ट क्या रहती है? आईयूसीडीज। क्लियर है? आईसीपी और जो ओसीपी है बेटा न्यूली मैरिड कपल में सबसे बढ़िया मानी जाती है बेटा। क्लियर है? अरे पास में इसका साइड इफेक्ट देखिए बेटा, तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताइए इसका, ओसीपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताइए, जल्दी कमेंट कीजिएगा। ओसीपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जल्दी कमेंट कीजिएगा, यस जल्दी कमेंट कीजिएगा। कॉन्ट्राइंडिकेशन की अगर बात करूं तो ये ब्रेस्ट कैंसर में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, बिल्कुल सही बात है बेटा। आपका सर्वाइकल कैंसर वाले मरीजों में नहीं देते इसको। और बताइए कहां यूज नहीं करते इसको? यस यस बेटा, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट माइल्ड ब्लीडिंग हो सकती है, एमसी ब्लीडिंग हो सकती है इसकी। क्लियर बच्चों? ब्रेस्ट कैंसर में और सर्वाइकल कैंसर के केसेस में स्ट्रिक्टली क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है बेटा। या किसी को इरेगुलर एमसी आ रही है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है, वहां कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और रिलेटिव कॉन्ट्रैक्ट में माइग्रेन वगैरह है आपका बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओवेरियन कैंसर वगैरह, इसको थोड़ा आपको थोड़ा कौशल लेना। प्रेगनेंसी में तो स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। और ध्यान रखना ओसीपी के साथ कौन सी एटीटी रिफम्पसिन क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, ये थोड़ा ध्यान रखना बेटा। क्लियर है? किसके बारे में? ओसीपी के बारे में। छोटी छोटी बातें और सलेक्शन। यहां तक को डाउट हो तो कमेंट कर दे, वरना आगे बढ़ जाते बेटा। क्लियर बच्चों? बाकी सीआरएफ में, माइग्रेन में, एपिलेप्सी में, हाइपरटेंसिव पेशेंट में, सब जगह ये क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कौन सी? ओसीपी। नेक्स्ट, और न्यूली मैरिड कपल में सबसे बढ़िया मानी जाती है ओसीपी। ओवेरियन कैंसर से बचाती है आपकी ओसीपी। सर्वाइकल ब्रेस्ट कैंसर में स्ट्रिक्टली क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हाइपरटेंसिव मरीज में, हाइपरलिपिडिया के मरीज में, एपिलेप्सी के मरीजों में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। कौन? ओसीपी। क्लियर है? ओसीपी जो आती है ओरल कॉन्ट्रसेप्टिव पिल, देखना आप, ओसीपी जो आती है बेटा ये 2 तरह की होती है। एक तो होती है मालायन, मालायन जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। आयन का मतलब नन कॉस्ट। तो पीएससी सीएससी पे जो फ्री मिलती है ना भारत सरकार के द्वारा, मालायन, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग के तहत मालायन, इसके अंदर एस्ट्राडियोल आता है साल्ट 0.03 ग्राम, और एक आता है लेवेनगोस्टिरोल 0.15 ग्राम। क्लियर? और एक आती है माला डी, माला डी में भी एस्ट्राडियोल 0.03 ग्राम और लेवेनगोस्टिरोल आपका 0.15 ग्राम आता है, आपका 0.15 ग्राम। क्लियर बच्चों? तो ये थोड़ा ध्यान रखना, एस्ट्राडियोल वगैरह, लेवेनगोस्टिरोल वगैरह किसके पार्ट है? मालायन के। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। क्वेश्चन बन सकता है कि पीएससी पे कौन सी मिलती है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कौन सी मिलती है? मालायन। कौन सी? मालायन। इज इट क्लियर और नॉट? पीएससी पे कौन सी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है? मालायन। क्लियर बच्चों? और लेवेनगोस्टिरोल जो ये आता है, जो कौन सा, ये जो आता है वो डेस्ग्रेनोस्टेरोल, ये एक तरह का प्रोजेस्टेरोन ही है बेटा। ये आपका किसके अंदर? माला एन के अंदर। एस्ट्राडियोल 0.03 ग्राम। और दूसरा साल्ट क्या होता है इसके अंदर? प्रोजेस्टेरोन का साल्ट होता है, जिसको अपन नॉर्गेस्टेरोल बोलते हैं। सॉरी, डेस्कोस्टेरोल इसमें होता है, ये तो डेस्कोस्टेरोल तो इसमें होगा। इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको? नियोगोस्टेरोल। प्रोजेस्टेरोन का एनालॉग है, 0.15 ग्राम यूज करते हैं अपन इसको। ये दोनों मिलाते हैं, एस्ट्राडियोल और नियोगोस्टेरोल वगैरह 0.15 ग्राम आपका माला एन के अंदर आती है। और एस्ट्राडियोल 0.03 ग्राम और डेस्कोस्टेरोल 0.15 ग्राम किसमें यूज करते हैं? माला डी में। ये कॉस्टली आती है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है आपका। ये मोटा मोटा ध्यान रखना आपका। क्लियर बच्चों? क्लियर बच्चों? यहां तक को डाउट हो तो कमेंट कर दो, वरना आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्लियर है सारा मामला? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बड़े बड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, मैंने अभी शुरुआत करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे,
आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर फॉलोइंग फ्लो चार्ट। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिल गदगद कर देगा, जिसके बारे में आप हमेशा इंतजार करते हो। एक्स लिंक, डोमिनेंट, रिसेसिव क्या होते हैं, तो देखिएगा। नहीं बेटा, अगर 2 दिन डोज मिस हो गई तो तीसरे दिन 2 गोली ले, टैबलेट 2 ही ले, 2 से ज्यादा नहीं ले, डबल डोज ले, प्लस 1 वीक तक आप बेटा प्रोटेक्टिव मेथड लाइक बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स, कौन सा मेथड, कॉन्डोम्स वगैरह यूज करते हैं जो आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है। यस, अगर 1 दिन डोज मिस हो गई तो नेक्स्ट डे डबल डोज ले ले, और 2 दिन डोज मिस हो गई तो तीसरे दिन आपको 2 ही गोली लेनी है, पर 1 सप्ताह तक आपको प्रोटेक्ट मेथड भी यूज करना है। थैंक यू बेटा, लव यू ऑल सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिसऑर्डर फॉलोइंग फ्लो चार्ट। ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, एक्स लिंक्ड रिसेसिव या एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। बताइए, डोमिनेंट का मतलब होता है प्रभावी, जो किसी संतति में, ऑफस्प्रिंग में जो गुण प्रभावी हो जाए, ऐसे डिसऑर्डर ऑफस्प्रिंग कहता है। जैसे मटर के पौधे में कैपिटल टी स्मॉल टी में अपन ने क्रॉस किया था, मेंडल इज द फादर ऑफ जॉन ग्रेगर मेंडल, जॉन ग्रेगर मेंडल इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्होंने पाइसम सटाइमा मटर के पौधे पे किसका, मटर के पौधे पे किस का क्या बेटा, उन्होंने खोज करी थी मटर के पौधे पे, जेनेटिक्स के बारे में बताया था। तो इन्होंने कहा कि प्रभावी और अप्रभावी, प्रभावी को क्या बोलते हैं, डोमिनेंट, और जो अप्रभावी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिसेसिव। तो बताओ ये किसको बताया गया है। यहां पे देखिएगा बेटा, ये जो होता है बेटा, ये गोल बॉक्स मेल को बताता है, चौकोर बॉक्स, और गोल बॉक्स किसको बताता है, सर्कल किसको बताता है, फीमेल को। तो ये जो इमेज दिखाएगी बेटा, मेल अनफेक्टेड, फीमेल अनफेक्टेड, मेल अफेक्टेड और फीमेल अफेक्टेड। तो बताओ ये कौन सा डिसऑर्डर है। क्लियर है, वही सभी को आ रही बेटा, आपके फोन में प्रॉब्लम होगी जय निषाद। आगे बढ़े, वॉइस क्लियर आ रही है। चलेगा, राइट आंसर नहीं आया बेटा। थैंक यू दीक्षा। बताइए, अबे कम्बक तो एक्स लिंक कहां आ रही है, मेल ग्रसित है यहां पे। क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा, सी को लॉक नहीं करेंगे। आई एम नॉट एग्री विद दिस, आई एम नॉट एग्री विद दिस, आई एम नॉट एग्री विद दिस भाई। जल्दी कमेंट कीजिएगा। अबे कम्बक तो एक्स लिंक तो तब होता है जब ये वाला गोला आपका ब्लैक होता है। यस, बहुत बढ़िया। हाँ, ए भी दे दिया, बी भी दे दिया, सी भी दे दिया, डी भी दे दिया, अब क्या बचा, ई बचा। भाई कम्बक तो राइट आंसर, दिस इज द ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। ये जो फ्लो चार्ट बताया गया आपका किसका, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर का है। ये मेल और ये फीमेल है, मेल अफेक्टेड और फीमेल अनअफेक्टेड है। तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में फीमेल अफेक्टेड हो गई, फिर फीमेल अफेक्टेड हो गई और मेल अफेक्टेड हो गया, फिर बाद के अंदर बराबर चांस हो गया बेटा। क्लियर बच्चों, तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। तो देखिएगा डोमिनेंट और क्या होते हैं, रिसेसिव। पहली बात करते हैं कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं। तो देखिएगा, वेरी न्यूनोमिक है, वेरी पावरफुल डोमिनेंट ह्यूमंस। वी फॉर वॉन विल्ब्रांड डिजीज। क्लियर, वॉन विल्ब्रांड डिजीज बेटा जिसमें प्लेटलेट्स की आपका एग्रेशन रुक जाता है, वो वही। सूडो हाइपोपैराथाइडिज्म, डिस्पोनिया माइटोनिका, ओस्टोजेनिक इनपरफेक्टेटा जिसको ओस्लर वेबर रेन्यू भी बोलते हैं अपन, मार्फन सिंड्रोम, याद आ रहा है, क्लियर है। इसके अलावा इंटरमिटेंट पोरफायरिया, न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस, एक्रोंड्रोप्लेसिया या जिसको अपन पॉलिसिस्टिक किडनी डिजीज भी बोल सकते हैं अपन अडल्ट में, नूनान सिंड्रोम, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, हाइपरकोलेस्टेरोनिमिया, हंटिंगसन डिजीज, हाइपरट्रोपिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथीज, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, हेरिडिटरी नॉन पाइलोपोरोसिस कोलाई और हेरिडिटरी हेमरेजिक टेलेंजेक्टेशिया। ये सब किसके अंदर आते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर में आते हैं। क्लियर बच्चों, किस में आते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर के अंदर। याद है तो ठीक है, बड़ा छोड़ देना इतना जरूरी नहीं है। और ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब अप्रभावी, जिसमें आती है एल्बिनिज्म, लाइक कौन सा बेटा आपका, मिलेनिन की कमी से एल्बिनिन होता है, एल्केपेटोनूरिया, अटेक्सिया, टेलेंजेक्टेशियाई, बीटा थैलेसीमिया। याद रखना कौन सा, बीटा थैलेसीमिया, ये कौन सा ऑटोसोमल रिसेसिव है बेटा। सिकल सेल एनीमिया, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव है बेटा। सिस्टिक फाइब्रोसिस, फेमस ड्रग, ऑटोसोमल रिसेसिव है बेटा। कंजेनाइटल एड्रेनल हाइपरप्लेसिया, डीफनेस,
एम्फाइसीमा वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की कमी से होने वाला अस्थमा और एम्फाइसीमा, ये वाला जिसमें चारकोट लेडिन क्रिस्टल देखने को मिलते हैं, किसमें चारकोल लेडिन क्रिस्टल, किसके अंदर बेटा, अस्थमा में और किसमें, टीबी में। फ्राइडरिच अटेक्सिया, गाउचर डिजीज, गैलेक्टोसीमिया, हिमोसिस्टिन्यूरिया, हिमोक्रोमेटोसिस, इनबोर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये सब किसके बेटा, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का एग्जांपल है। यस बेटा, दीक्षा साबी 8368066008 पे कांटेक्ट करें बेटा, रेगुलर बेस ज्वाइन कर ले, आपको डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर की तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर एक्स लिंक डोमिनेंट होते हैं, जिसमें एक्स जीन ब्लड ग्रुपिंग हो गया, विटामिन डी रेजिस्टेंस रिकेट्स हो गया, क्लियर, रेड सिंड्रोम हो गया, फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम हो गया, लिसेनोस्पेली वगैरह हो गया बेटा, क्लियर है। और एक्स लिंक रिसेसिव के अंदर अगर बात करें, इसके अलावा डोमिनेंट के अंदर आपने एक और पढ़ा होगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, एक्स लिंक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम होता है, जिसके अंदर बेटा 47 XXY एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है फीमेल के अंदर, तो ये भी कौन सा, एक्स लिंक, यानी आपका कौन सा, एलोसोमल सेक्स क्रोमोसोम के प्रॉब्लम है। और एक्स लिंक रिसेसिव की अगर बात करें तो अल्पर्ट सिंड्रोम हो गया, डचिनी और बचकार्ड मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिसमें गोवर साइन देखने को मिलता है, आगे पढ़ेंगे डचोली और मस्कुलर में गोवर साइन, क्लियर बेटा। फेब्री सिंड्रोम, G6PD डेफिशिएंसी, जिसकी वजह से आपको हिमोलाइटिक एनीमिया हो सकता है, क्लियर बच्चों। हीमोफीलिया A एंड B, हंटर सिंड्रोम, रेड ग्रीन कलर बर्नाइटिन, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, ओगिला एल्बिनोस। इसके अलावा टर्नर सिंड्रोम जिसको अपन क्या लिखते हैं 45X0 से डिनोट करते हैं आरिबास में, ये कैसा, एक्स लिंक रिसेसिव है, और डोमिनेंट में कौन आता है, क्लाइनफेल्टर। इसके अलावा ऑटोसोमल रिसेसिव के अंदर ये सारे के सारे थैलेसीमिया वगैरह, सिस्टिक फाइब्रोसिस वगैरह, और रिसेसिव में और डोमिनेंट के अंदर ये वाली सारी डिजीज है। तो एक बार इनको याद रखना, याद रहे तो ठीक, वरना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस एक तो ऑटोसोमल रिसेसिव और ये थोड़ा क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम ध्यान रखना बेटा, इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा कुछ डिसऑर्डर वाई लिंक्ड होते हैं, कौन सा, वाई लिंक, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड बेटा, जिसके अंदर आता है वाई लिंक कंडीशन के अंदर बेटा हेयर ईयर्स या एजुस्पर्मिया, ऑलमोस्ट एजुस्पर्मिया होना आरिबास में, या कानों पे जो बाल आते हैं ना, जो पिता के बाल होते हैं वैसे ही उनके बच्चों के कानों पे बाल होते हैं आरिबास में, तो उस स्थिति में भी कौन सा, वाई लिंक। अब किसी के पड़ोसी के बाल और पड़ोस वाले बच्चे के बाल आ रहे तो गुप्तदान हो सकता है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं यहाँ पे, क्लियर है। तो हेयर ईयर, कानों पे जो बाल उगते हैं, वो वाई लिंक आपका डिसऑर्डर बेटा, वाई क्रोमोसोम से रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया क्वेश्चन, दिल गदगद कर देने वाला क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी कमेंट कर दे बेटा, दिमाग से वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बेटा, तमादम। विच इज द हाईएस्ट डैम इन इंडिया, 2-3 क्वेश्चन बताऊंगा, भाकरानागल डैम, टेरी डैम, हीराकुंड डैम या कलानी डैम। तो राइट आंसर जाएगा बेटा टेरी डैम, सबसे ऊंचा डैम जो कौन सा डैम है बेटा, टेरी डैम। ये लगभग 265.5 मीटर लंबा डैम है बेटा, जो कि देखिएगा, इस डैम के बारे में जान लेते हैं कुछ, देखिएगा। द टेरी डैम इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड। पहला क्वेश्चन, ये कहां, उत्तराखंड राज्य में है। सबसे ऊंचा डैम है जिसकी 260.5 मीटर तक आपकी ऊंचाई बेटा, सॉरी 265 नहीं, 260.5 मीटर तक, क्लियर बच्चों, सबसे ऊंचा डैम है ये, क्लियर बच्चों। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस डैम इज सिचुएटेड इन द रिवर भागीरथी नदी पे। 3 क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला कहां पे, उत्तराखंड में, ऊंचाई 207.5 और भागीरथी नदी में है, और इंडिया के टॉप 10 में, वर्ल्ड में टॉप 10 में, और इंडिया का सबसे ऊंचा बांध माना जाता है, कौन सा, आरिबास में। और सबसे लंबा बांध, सबसे लॉन्गेस्ट जो बांध है वो कौन सा होता है, हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, जो कहां पे, ओडिशा में बेटा। फिर क्वेश्चन बनता है, ये कहां पे, ओडिशा में, और ये 25.79 किलोमीटर लंबा बांध है, जो कि किस नदी पे, तो ये बेटा महानदी पे, आपका महानदी पे सिचुएटेड आपका बेटा, कौन सा, वेरी इंपॉर्टेंट। और भारत में कौन सी नदी है जिसमें हीरे मिलते हैं, तो कृष्णा नदी, क्लियर बेटा। तो हीराकुंड बांध सबसे लंबा बांध है आरिबास में, और सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, सबसे ऊंचा बांध तो आपका बेटा कौन सा, हाईएस्ट बांध यानी ऊंचा बांध जो है वो टेरी डैम है, और सबसे लंबा बांध जो है लंबाई के आधार पे वो कौन सा, आपका हीराकुंड बांध, जो उड़ीसा के महानदी पे है, क्लियर बच्चों। इसके अलावा भाखड़ा नागल बांध की अगर बात करें बेटा, तो ये सुतलज रिवर पे बना होगा, ये भी एम्स में क्वेश्चन आ चुका है। भाखड़ा विकल बिलासपुर के अंदर, बिलासपुर कहां पे, हिमाचल प्रदेश में, क्लियर बच्चों, गोविंद सागर के पास, क्लियर बच्चों। और इसकी 226 मीटर इसकी हाइट है बेटा, क्लियर बेटा, सबसे ऊंचा 260 है, इसकी 226 है बेटा। इसी तरह की धमाकेदार बेटा एमसीक्यू विद थ्योरी क्लासेस और कंप्लीट डीप नॉलेज पाने के लिए आज ही एसएन अकेडमी का 8,999 रुपए का रेगुलर बैच ज्वाइन करें, और नोट सेट 2023 की तैयारी में अभी लग जाए, 22 वाले कर ही रहे हैं क्रैश कोर्स के साथ, और ये इंडिया की आने वाली हर वैकेंसी को टारगेट करेगा।
थर्ड ईयर फोर्थ ईयर वालों को एक्स्ट्रा एक्सेस की सुविधा है बेटा, 3 साल तक वैलिडिटी मिलेगी इसी फीस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, लिस्ट यूज कैनुला इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आराम से जवाब दीजिए, दल गदगद हो जाना चाहिए। यस यस बेटा, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं आपके, जवाब में कोई कमी नहीं होनी चाहिए आपकी तरफ से। लिस्ट यूज कैनुला फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, सबसे कम यूजेबल कैनुला ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। यस, क्वेश्चन पूछ रहा है बेवकूफों, पढ़े लिस्ट, लिस्ट यानी सबसे कम, सबसे कम। तो बेटा अपने को पता है कि सबसे बेस्ट माना जाता है 18 गोज का, फिर 20 गोज, फिर 22 गोज। अरे बस में क्लियर। अब तो 18 गोज वाला कौन से कलर का, ग्रीन कलर का, 20 वाला पिंक, 22 वाला ब्लू। तो ब्लू आपका बेटा क्या है आरिबास में, और ग्रे कितने नंबर का, 16 नंबर का। तो राइट आंसर क्या जाएगा डी। सबसे कम कौन सा, 22 नंबर का बेटा, कौन सा 22 नंबर का सबसे, क्योंकि छोटा है 22 नंबर का है ना, तो राइट आंसर क्या जाएगा डी, ब्लू इज द राइट आंसर। यस, यहां पे लिस्ट पूछा, क्वेश्चन को पढ़ना है कि मोस्ट कॉमन पूछा है कि लिस्ट कॉमन पूछा है कि अर्ली साइन पूछा है कि लेट साइन पूछा है कि एक्सेप्ट पूछा है या एक्सपेक्ट पूछा है, एक्सपेक्टेड पूछा है कि एक्सेप्ट यानी बाहर करना है आपको, नोट कॉमन, मोस्ट कॉमन, अर्ली सिम्टम, लेट सिम्टम, एक्सक्लूड, इंक्लूड। आरिबास में नर्सिंग रोल, लिस्ट नर्सिंग रोल, प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन, लिस्ट प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग एक्शन। आरिबास में ध्यान रखना, तो सबसे लिस्ट जो यूज होता है ब्लू कैनुला। क्वेश्चन को समझे फिर जवाब दे बेटा। नेक्स्ट, पेशेंट डामा पे, व्हाट इज द नर्सिंग प्रायोरिटी। डामा का मतलब डिस्चार्ज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। नर्सिंग प्रोफेशन में एथिकल इश्यूज होते हैं, उसमें से डामा लामा ये भी एथिकल इश्यूज में आते हैं। मरीज अपनी, डॉक्टर कह रहा है कि स्टे करना है, इलाज करना, फिर भी मरीज घर जा रहा है, पेरेंट्स उसके घर लेके जा रहे हैं उसको रिलेटिव, तो ऐसा बता नर्स का प्रायोरिटी रोल क्या है। तो अगर डामा हो रहा है तो तुरंत पहला रोल है नोटिफाई द फिजिशियन। पेशेंट वार्ड छोड़ के जा रहा है तो पहला रोल है कि तुरंत किसको बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। आप परमिशन नहीं रोक सकते, अगर परमिशन रोक दिया तो आपने क्या कर दिया, डिनाइड कर दिया, तो उसको बेटा कैद कर दिया, और ये आपका बेटा माल प्रैक्टिस में आता है। तो आपको ध्यान रखना, कभी भी आपको वेरी इंपॉर्टेंट, आप मना नहीं कर सकते ना उसको जाने दे सकते हैं, लेकिन आप क्या करोगे, डॉक्टर को बताओ, फिर डॉक्टर परमिशन देगा जब जाएगा। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा कुछ फॉर्म बेटा लामा। लामा का मतलब होता है लिविंग या लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। एक होता है ड्रामा, डिस्चार्ज रिक्वेस्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। ओसामा, ओवरस्टेइंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। रामा, रेस्टिंग अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। मामा, मोबिलाइज अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। आमा, एडमिनिस्ट्रेशन अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन प्रेशर। या ओबामा, आउट ऑफ बेड अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस। तो ये सब क्या है, ओसामा, लामा, डामा, ये फुल फॉर्म है बेटा, ध्यान रखना थोड़ा सा। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग इफेक्टिव कॉपर्टी 380। कॉपर्टी 380 है, सब कितने साल तक इफेक्टिव होती है बेटा कॉपर्टी, कॉपर्टी बेटा आरिबास में। ये थर्ड जनरेशन की आपकी कॉपर्टी 380 है, थर्ड जनरेशन की आपकी है बेटा। और इसके अंदर कौन सा धातु, तो कॉपर धातु। कॉपर धातु किसमें, फैमिली प्लानिंग में यूज ली जाती है। कॉपर क्या होती है, तो स्पर्मिसाइडल होती है, अरे स्पर्मिसाइडल होती है। इसके अलावा आपके यूट्राइन ट्यूब में आपका किसको, वेरी इंपॉर्टेंट, आपका किसको, प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ाती है और डब्ल्यूबीसी के काउंट को बढ़ाती है, तो आपकी स्पर्मिसाइडल एक्शन है। और एक कितने साल तक, तो 10 साल तक यूज ली जा सकती है आपकी कॉपर्टी 380 है। थर्ड जनरेशन की न्यूअर आपकी ड्रग, सॉरी आपकी आईयूडीज है बेटा, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। आईयूडीज की अगर बात करें बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 3 तरह की होती है आपके, टी शेप में होती है मोस्टली आपकी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन। तो ये सबसे ज्यादा लंबी यूजेबल कौन सी है, थर्ड जनरेशन आपका T380 है। T380 है बेटा, mm में डायमीटर को बताता, कॉपर को बताता मिलीग्राम में या mm में। क्लियर बेटा आरिबास में। और कॉपर किसकी तरह, स्पर्मिसाइडल की तरह यूज लिया जाता है कॉपर धातु। क्लियर बच्चों। आपका जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव है, कौन, ध्यान रखना, आईयूडीज इमरजेंसी कोटा, आपका आईयूडीज, आईपिल आपकी प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स, ये किस में पड़ी जाती है, अरे किस में पड़ी जाती है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव बेटा। और ये इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव आईयूडीज बेटा, अगर आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के विदिन 5 डेज में इसको लगा लिया तो ये बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह काम करती है। विदिन 5 डेज के अंदर आपने इसको यूज कर लिया तो क्लियर है। ऐसा कहते हैं कि स्पर्मिसाइडल है, प्लस इंप्लांटेशन की प्रोसेस को क्या करती है, ब्रेक करती है, कौन आपकी, क्लियर बच्चों, सर्वाइकल म्यूकस को थिक करती है, बहुत सारे आपके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बट मेनली आपकी स्पर्मिसाइडल बेटा। फिफ्थ डे पर बेटा इसको जो इंसर्ट करते हैं ना बेटा, वो एमसी के कौन से 7 to 10 डेज पे करते हैं,
या डिलीवरी होने के विद इन 7 to 10 डेज में बेस्ट मानी जाती है आईयूसीडी आपका बेटा। क्लियर है? आईयूसीडी सबसे इफेक्टिव मेथड है किसमें? लैक्टेटिंग मदर में। लैक्टेटिंग मदर में सबसे इफेक्टिव मेथड कौन सा? आईयूसीडीज बेटा, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। और यहाँ पे रूल ऑफ 3 फॉलो करना है। अगर मदर लैक्टेटिंग मदर तो 3 मंथ तक ओसीपी की जरूरत नहीं है, लैक्टेशन अमेरिका मेथड बेस्ट है। और अगर नॉन लैक्टेटिंग मदर है तो 3 वीक के अंदर अंदर आपको ओसीपी या सॉरी आपको कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करना पड़ेगा बेटा। तो लैक्टेटिंग मदर में सबसे सेफेस्ट मेथड कौन सा है? आपका आईयूडीज बेटा, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, जिसको अपन कोइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कोइल भी बोलते हैं आईयूडीज को। क्लियर? इनका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट बताइए, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जल्दी से कमेंट कीजिएगा। आईयूसीडीज का, इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जल्दी कमेंट कर दीजिएगा बच्चों। इसको वापस आपको क्लैरिफाई करा देता हूं आईयूडीज का। देखिएगा पेरगासेल, आप कह रहे हो अपनी जगह सही है बेटा। मोस्ट कॉमन जो पेन होता है कॉम्प्लिकेशन, इसकी वजह से इसको रिमूव करना पड़ता है। हालांकि सबसे ज्यादा केसेस में क्या होती है? ब्लीडिंग होती है। माफी चाहता हूं, इसको थोड़ा सही करना। अगर आपसे पूछे कि मोस्ट कॉमन पूछे तो ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज होती है बेटा, ब्लीडिंग। एंड सेकंड मोस्ट कॉमन पेन होगा। लेकिन मेरा क्वेश्चन है, मतलब मैं ऐसे पढ़ रहा हूं कि आपको अगर इसको रिमूव करना है तो रिमूव करने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार कारण कौन रहता है? पेन रहता है। यस, एग्री विद यू बेटा। तो आप ब्लीडिंग को प्रायोरिटी देते, थोड़ा इसको सही करेंगे। मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ। चलिएगा नेक्स्ट देखते हैं। कोई बात नहीं, गलती नहीं करे, अपन सही आंसर ही पढ़ेंगे। विच वेक्टर को जीका वायरस डिजीज? जीका वायरस डिजीज, जीका वायरस एक वायरल बोर्न डिजीज है बेटा। जीका वायरस वायरस का नाम है। क्लियर है? और इसको ये वायरस डिजीज है जो कि कैसा वायरस है? आरएनए वायरस है। अरे कैसा वायरस है? जीका वायरस आरएनए वायरस है। यस बेटा, उसको सही कर लेना। ओके ओके, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट आपका आरएनए वायरस है और इसके द्वारा जो डिजीज होती है उसका नाम है जीका वायरस डिजीज या जीका डिजीज। इसके अंदर जॉइंट पेन वगैरह, बॉडी में रसेस वगैरह देखने को मिलते हैं। और ये जो मोस्टली फैलता है बेटा एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा। और यही एजिड ऑसिपिटी या एडिस एल्बोपिक्टस, ये 2 मॉस्किटो उनके द्वारा फैलता है। और इसी एडिस एजिप्टी के द्वारा डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, ये सभी इसी से फैलता है बेटा। इसी एडिस एजिप्टी को अपन क्या बोलते हैं? टाइगर मॉस्किटो। को डाउट है? एडिस एजिप्टी को, सॉरी एडिस एजिप्टी के द्वारा फैलता बेटा। क्लियर है? इसके अलावा एक और बेटा कौन सी बीमारी? डेंगू वायरस, चिकनगुनिया वायरस, एक और कौन सा बताइए? एक और एडिस एजिप्टी के द्वारा फैलता है जिसका वैक्सीन आती है लाइव, येलो फीवर। येलो फीवर भी किसके द्वारा? एडिस एजिप्टी मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता बेटा। तो यहाँ पे जीका वायरस जो कि आपका बेटा युगांडा में देखा गया है सबसे पहले, अफ्रीका में सबसे ज्यादा होने वाली बीमारी है ये आरएनए वायरस है, जीका वायरस बेटा, जिसके अंदर जॉइंट पेन, बॉडी में रसेस वगैरह देखने को मिलते हैं। थैंक यू बेटा, कोई बात नहीं, गलत नहीं पढ़ना है। यस, गलत नहीं पढ़ना है। मैं माफी मांग लूंगा अगर मैं भूल गया तो, कई बार मिस्टेक हो जाती है टीचर से भी। आई एम नॉट ए परफेक्ट बट बिकम ए ट्राई टू ए परफेक्ट। क्लियर बच्चों? मैं पूरी तरह से 100% मुझे भी नहीं आता, लेकिन कुछ आप सिखाइए, कुछ मैं सीखता हूं, मंजिलें मिल ही जाएगी। चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कोई ईगो नहीं है कि गलत बता दिया तो खुद को सही साबित करने के लिए गलत ही पढ़ाते रहे। राइट आंसर ब्लीडिंग ही जाएगी। थोड़ा कंफ्यूजन रह गया था यहाँ। यस डियर, जल्दी कमेंट करें। और कई बार बेटा ध्यान रखना, टीचर से भी मिस्टेक हो जाती है। टीचर्स कोई भगवान नहीं है, वो भी एक सीखता हुआ सितारा है। तो अगर गलती हो जाए ना तो बता दिया करो, हम वापस इसको रेक्टिफाई कर देंगे। मेरे आदत में कतई ये नहीं है कि मैंने गलत पढ़ा दिया तो खुद की जीत को साबित करने के लिए मैं आपको गलत पढ़ा दूं, क्योंकि एक एक नंबर मायने रखता है एग्जाम में। ऐसे क्लियर और नॉट? चलेगा, सही पढ़ना अपने को। विच इज द एग्जाम्पल ऑफ मोनोफिलामेंट शूचर? मोनोफिलामेंट शूचर कौन सा बताइए? राहुल माहेश्वरी कह रहे हैं कि बी आंसर है। फिरोज खान, रीमा, चलेगा बेटा? यस बेटा, पॉलीडाइक्सोन इज द आपका बेटा मोनोफिलामेंट फीमर। बिल्कुल सही बेटा, एग्री हम, राइट आंसर भी जाएगा। ये देखिए मोनोफिलामेंट के अंदर मोनोक्रिल हो गया आपका, 30 मैक्सोन वगैरह हो गया। क्लियर बच्चों? एथिलोन वगैरह हो गया, ये मोनोफिलामेंट होता है बेटा। और आपका मल्टीफिलामेंट में विक्रिल हो गया, आपका डेक्सोनैन हो गया, सिल्क हो गया, मर्सिल्क हो गया, ये सब किसके अंदर आते हैं बेटा? मल्टीफिलामेंट के अंदर आते हैं। फिर एब्जॉर्बल और नॉन एब्जॉर्बल। जो एब्जॉर्बल होते हैं वो बेटा किससे बनते हैं बेटा? एब्जॉर्बल जो शूचर बनते हैं बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो सिप गट से बनते हैं। किससे? सिप की गट से बनते हैं बेटा। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्रेडिकार्डिया। पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, वार्म ड्राई स्किन है और हाइपोटेंशन है। सिम्टम सजेस्टिव टू न्यूरोजेनिक शॉक। मरीज को सिम्टम बताया न्यूरोजेनिक शॉक। तो व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ न्यूरोजेनिक शॉक?
ध्यान रखना, न्यूरोजेनिक शॉक के अर्ली सिम्टम में बेटा वार्म प्लस स्किन और ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन देखने को मिलता है। क्लियर है? इसका दूसरा नाम क्या है? तो न्यूरोजेनिक शॉक का बिल्कुल सही बात है बेटा, दूसरा शॉक इसको डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक भी बोलते हैं। इसके अंदर सेप्टिक शॉक वगैरह आपका ये आता है बेटा। क्लियर बच्चों? चले आगे नेक्स्ट। और आपका हाइपोवोलेमिक शॉक को कोल्ड शॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोल्ड शॉक। और हाइपोवोलेमिक शॉक का अर्ली सिम्टम होता है टेकीकार्डिया। न्यूरोजेनिक शॉक का अर्ली सिम्टम होता है वार्म प्लस स्किन। कार्डियोजेनिक शॉक का अर्ली सिम्टम होता है अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस बेटा। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट, एप्रोप्रिएट पोजीशन फॉर क्रचेस फ्रॉम एक्सिला। वेरी इंपॉर्टेंट। क्रच वॉकिंग से कौन सा बेटा? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्रच वॉकिंग से कौन सी पालसी होती है? तो ब्रेकियल पालसी। और ब्रेकियल पालसी की वजह से आपका अपन ने पहले पढ़ा था एब्स पालसी हो सकती है, क्लम्स की पालसी हो सकती है। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हनीमून पालसी हो सकती है, वेजिटेटिव पोजिशन हो सकती है बेटा, आपका मीडियन नर्व डैमेज हो सकती है, कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकते हैं। ये सभी उसी के पार्ट है ब्रेकियल पालसी। तो ब्रेकियल पालसी को रोकने के लिए बेटा आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्रच को एक्सिला से कितना 2 से 3 फिंगर, एक ही वर्ड में पूछे तो 2 फिंगर दूर आपको बिलो, इंच या सेंटीमीटर नहीं, 2 फिंगर। 2 फिंगर का मतलब कितना हो गया? लगभग 3-4 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर सी जाएगा बेटा। इंच इज गलत आंसर बेटा, इंच एकदम गलत आंसर है। फिंगर ध्यान रखना, फिंगर ना सेंटीमीटर। आपका राइट आंसर सी जाएगा। रे सुन लो बावड़ो, सी इज द राइट आंसर। ये बी देने वाले बिल्कुल गलत है बेटा। यहां इंच में नहीं, 2 से 3 इंच का मतलब तो 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर, तो 5 से 6 सेंटीमीटर इतना दूर रखते हैं क्या? इतना सा दूर रखते हैं एक्सिला से। क्लियर? 2 से 3 फिंगर। और बेटा आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्बो और जो आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका जो क्रच है उसका जो हैंडल है उसके बीच एंगल बढ़ना चाहिए 10 से 15 डिग्री का। एंगल कितना बढ़ना चाहिए? और सारा वेट किस पे बियर होना चाहिए? एल्बो पे। कहां पे? एल्बो पे। राइट आंसर? यस, फिंगर इज द राइट आंसर। यही तो सीखना बेटा, यही है छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन। फिंगर है कि सेंटीमीटर है कि इंच है, हर एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तभी 1 लाख रुपए मिलेंगे। वरना इन चीजों का ध्यान नहीं रखोगे तो 1 लाख की जगह सीधे 10,000 पे आ जाओगे। 1 0 हटा, हमारे पास में नजर हटी दुर्घटना घटी, या नजर हटी सब्जी पूरी बटी। नेक्स्ट, ये रही देखो बेटा, मात्र 1 से 2 फिंगर आपको, इंच नहीं है बेटा। और देखो ये एंगल आपको 10 से 15 डिग्री का बनाना है और सारा वेट इस पे आपको बियर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ऊंची रोड कौन सी है? दुनिया में सबसे ऊंची रोड कौन सी है? वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूले बेटा, जल्दी से। दुनिया में सबसे ऊंची रोड कौन सी बेटा? जल्दी कमेंट कीजिएगा। यस बेटा, सी इज द राइट आंसर, उमलिंग ला। राइट आंसर सी जाएगा बेटा। यस, राइट आंसर उमलिंग ला रोड सबसे ऊंची है बेटा, जो लगभग 19,000 फुट पे। और ये कहां पे है? लद्दाख में। यस, अब बेटा जो अब बेटा, यस यस आई एम एग्री, अब ये सेपरेट यूनियन टेरिटरी हो गई, सेपरेट यूनियन टेरिटरी हो गई। पहले 7 थी, अब 8 होगी बेटा। दिल्ली, दादरा और नगर हवेली, आपका ये क्या नाम है इसका, लद्दाख हो गया आपका, दादरा और नगर हवेली भी हो गई बेटा, अंडमान और निकोबार हो गए, ये सब क्या है? सेपरेट है आपके। उमिंगला, उमिंगला इज द हाईएस्ट मोटरेबल, सबसे ऊंची है बेटा। इसी तरह की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आज ही 8,999 रुपए का बेटा रेगुलर बेच ज्वाइन करें। नेक्स्ट, पार्किंसन डिजीज बेटा कंटिन्यू क्या ले रहा है? लिवोडोपा, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस है किसमें? पार्किंसन डिजीज में। और पार्किंसन डिजीज किसकी वजह से? डोपामाइन की कमी से होने वाली बीमारी है। तो बताओ ये लिवोडोपा किसको बढ़ाती है आपकी बॉडी में? तो लिवोडोपा किसको बढ़ाएगी? डोपामाइन को बेटा, पार्किंसन डिजीज में। पार्किंसन डिजीज डिसऑर्डर ऑफ बेसल गैंग्लिया। क्लियर है? इसके अंदर क्या होता है? डोपामाइन की कमी होती है, एसिटाइलकोलिन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से अर्ली सिम्टम क्या आएगा? तो अर्ली सिम्टम क्या देखने को मिलेगा बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द अर्ली साइन सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज? जल्दी कमेंट कीजिएगा, बताइए बच्चों, व्हाट इज द अर्ली साइन सिम्टम? तो अर्ली साइन सिम्टम होता है बेटा ट्रिमर्स। और ट्रिमर्स किस तरह के होते हैं बेटा? रेस्टिंग ट्रिमर्स होते हैं। हमारे पास में रेस्टिंग, पिन रोलिंग ट्रिमर, पिल रोलिंग ट्रिमर, पिल रोलिंग, पिल का मतलब जैसे गोली को मसल रहे ना वैसे, पिल रोलिंग ट्रिमर हमारे पास में। इसलिए प्रायोरिटी ऑफ नर्सिंग रोल क्या? प्रोवाइड ऑब्जेक्ट इन द हेड, प्रोवाइड ऑब्जेक्ट इन द हेड। हार्ट के अंदर क्या पढ़ा जाए? ऑब्जेक्ट पकड़ा दे बेटा। इसके अलावा बेटा ब्रेडिकाइनेसिया होगा मरीज को। क्लियर बेटा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है? इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिकल साइन सिम्टम क्या होगा? मास्क लाइक फेस, मास्क लाइक फेस या डेड पान फेस। प्रोपल्सिव गेज होगा बेटा आपका, प्रोपल्सिव गेट, सप्लिंग गेट देखने को मिलेंगे मरीज को। लियोडोपा ड्रग ऑफ चॉइस। और विटामिन B6 क्या है? कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। किस केस में? लियोडोपा के साथ, पार्किंसंस में, क्योंकि ये लियोडोपा के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई थिंक आज के लिए काफी है बेटा।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपन। बाकी अपन चलो कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। एपिस्टोमी शुड बी डन एट, एपिस्टोमी कब करते हैं? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आफ्टर डिलीवरी ऑफ द बेबी, फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, बिफोर डिलीवरी ऑफ द बेबी या प्रियर टू क्राउनिंग। तो बेटा क्राउनिंग पे, हेड जब +4 स्टेशन पे होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं? पेल्विक फ्लोर। क्लियर है? और ये सेकंड स्टेज ऑफ लेबर की बात है, उस समय अपन क्या बोलते हैं? क्राउनिंग। और क्राउनिंग में कौन सा फ्यूचर दिखता है बताइए? तो वेरी इंपॉर्टेंट, क्राउनिंग में ये एरिया दिखता है, तो फ्यूचर दिखता है बेटा सजाइटल या लम्बोइडल। ये क्वेश्चन आ चुका है, सजाइटल या जिसको अपन लम्बोइडल नहीं बेटा लॉन्गिट्यूडिनल फ्यूचर बोलते हैं। बोन कौन सी दिखती है क्राउनिंग में? तो ऑक्सिपिटल बोन, आरिबास में। और फोंटानल कौन सा दिखता है? तो पोस्टीरियर फोंटानल, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेम्डा, लेम्डा दिखाई देता बेटा क्राउनिंग। और क्राउनिंग के समय अपन एपिस्टोमी करते हैं। और एपिस्टोमी किस डिग्री का टेयर है? तो सेकंड डिग्री का पेरिनियल टियर बेटा, सेकंड डिग्री का पेरिनियल टियर होता है एपिस्टोमी। और मोस्ट कॉमनली कौन सी की जाती है? मीडियोलेटरल, मीडियोलेटरल एपिस्टोमी। क्लियर बच्चों? यस यस बच्चों, बहुत बढ़िया जवाब आ रहे हैं। ये देखिएगा, मोस्ट कॉमनली कौन सी? मिडल से लेटरल, मीडियोलेटरल की जाती है। और इसका मेन पर्पज क्या है एपिस्टोमी का? टू प्रिवेंट सीपीटी, कंप्लीट पेरिनियल टियर को रोकना मेन मकसद रहता है किसका? एपिस्टोमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, एपिस्टोमी कई जगह देखिएगा बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट डिग्री के अंदर ओनली कौन ब्रिक होती है? स्किन को काटते हैं अपन। सेकेंड डिग्री में किसको बेटा? स्किन प्लस मसल्स को कट करते हैं। थर्ड डिग्री पेरिनियल टियर में स्किन प्लस मसल प्लस कहां तक जाते हैं? एनस तक। और फोर्थ डिग्री में बेटा, ये एम्स में क्वेश्चन आ चुका, डिग्री ऑफ पेरिनियल, आपका स्किन चले गई, मसल को कट करेंगे, मसल रप्चर होगी, आपका एनस रप्चर होगा, और रेक्टम तक भी रेक्टोवेजनल फिस्टुला बन जाएगी बेटा। राइट आंसर देगा। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द डिस्चार्ज प्रोसेस नर्स नोट दैट द इंसिजन साइड इज रेड, वार्म एंड स्वेलिंग दैट इंडिकेट। पेशेंट को डिस्चार्ज करें तो देखा कि पेशेंट को जो आपकी साइट है डिस्चार्ज के समय, वो जो सर्जिकल साइड है, जो भी साइट है वो रेड है, वार्म है या स्वेलिंग है, तो ये किसका इंडिकेशन है? तो बेटा ये किसका इंडिकेशन है? इन्फेक्शन का इंडिकेशन है। दिस इज द इन्फेक्शन इंडिकेशन। यस, इन्फेक्शन को बताता है अगर साइड ये रहा। क्लियर बच्चों? फुटबॉल के साथ, फुटबॉल मैच के साथ कौन सी 2021 के नॉर्सेट का पेपर है बेटा? फुटबॉल ट्रॉफी कौन सी इनमें से? डूरेंट कप, आखान कप, रिलायंस कप या चेमिनार ट्रॉफी? तो राइट आंसर है बेटा कौन सा? डूरेंट कप। डूरेंट कप इज रिलेटेड विद द फुटबॉल बेटा, फुटबॉल के खेल से रिलेटेड है कौन सा? आपका डूरेंट कप। तो इसी तरह के बेटा धमाकेदार आपको बेटा एमसीक्यू प्लस इमेज बेस्ड प्लस वीडियो बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए आज एसएन एकेडमी का रेगुलर बैच ज्वाइन करें, जिसकी फीस आपका 2,999 एक ईयर तक वैलिड है। नोटसेट 2022 के साथ साथ 23 में, और आपके क्रैश कोर्स ईएसआईसी में काम आ जाएगा बेटा। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों तरह की क्लासें हैं, डाउनलोड की फैसिलिटी है, टेस्ट यूनिट वाइज टेस्ट फ्री है, और एमसीक्यू पीडीएफ फ्री है बेटा। बैच ज्वाइन करने के लिए 83680660 पे कांटेक्ट करें। इसके अलावा बेटा आपका 22 अगस्त से रेगुलर बैच शुरू हो रहा है। जो लोग इस समय नोटसेट 2022 के एग्जाम में इंटरेस्ट नहीं, वो 2023 की तैयारी अभी से शुरू कर दें। ईएसआईसी, सीएचओ, जीएमसीएच की तैयारी शुरू कर दें। मात्र 8,999 रुपए में रेगुलर बैच अवेलेबल है। सो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। एसएनए की क्लासें आपको आज अच्छी लगती तो आज अपने फ्रेंड को ज्वाइन कराएं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय।